बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। वी होप आप सब खैरियत से होंगे। हीलिंग हार्ट थेरेपेटिक्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस कोर्स में। हमारे कोर्स का टाइटल है डीबीटी फॉर सुसाइड एंड सेल्फ हार्म रेजिलियंस। इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रेस से मुराद है कि जब इमोशनल पेन से इंसान गो थ्रू करता है, जब से समझ नहीं आती कि किस तरह से कोप करना है इमोशनल पेन से, और वो उस इमोशनल पेन को कोप करने के लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसके लिए वो सेल्फ हार्म का रास्ता अपनाने की हद तक जा सकता है, या इससे भी बढ़कर सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो पेन होता है, वो इमोशनल पेन होता है कि जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। सो हीलिंग हार्ट थेरेपेटिक्स की तरफ से ये कोर्स डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है एक्चुअली, जो कि डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए है, और स्पेसिफिकली सेल्फ हार्म और सुसाइड के लिए हमें कैसे रिजिलियंस हासिल करनी है उससे मुतालिक है। और ओके, तो इस कोर्स के जो मॉड्यूल्स होंगे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 10 टोटल मॉड्यूल्स हैं। डीबीटी के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेंगे कि डीबीटी स्पेसिफिकली सुसाइड और सेल्फ हार्म प्रिवेंशन के लिए किस तरह से वर्क करती है। फिर हम सुसाइड और सेल्फ हार्म के नेचर को देखेंगे कि इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। देन सुसाइड के रिस्क को हम एसेस करना सीखेंगे, किस तरह से हम एसेस कर सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ सुसाइड, और उसके लिए फिर सेफ्टी प्लान्स किस तरह से डेवलप करने हैं। देन डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की तरफ हम आ जाएंगे। इसके अंदर फिर इसके मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं, इमोशन रेगुलेशन स्किल्स, देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस की स्किल्स, और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स के साथ साथ माइंडफुलनेस की स्किल्स। इन सब पे हम बात करेंगे, और एट द एंड हम देखेंगे कि डीबीटी की जो स्किल्स हैं वो स्पेसिफिकली किस तरह अप्लाई की जा सकती हैं सेल्फ हार्म या सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। और एट द एंड हम देखेंगे कि रिलैप्स से किस तरह से बचना है, और लॉन्ग टर्म रिकवरी को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी का इंट्रोडक्शन और सुसाइड और सेल्फ हार्म की प्रिवेंशन। तो जब बात हम करते हैं सुसाइड या सेल्फ हार्म की, तो जो सर-ए-फ़हरिस्त थेरेपी आ जाती है वो आपकी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मुहैया करती है जो इश्यूज को समझने में हेल्पफुल होता है, नॉन जजमेंटल होता है, वैलिडेटिंग होता है। देखिए ना, सुसाइडल पेशेंट्स जो होंगे या सेल्फ हार्म से रिलेटेड, वो किसी की बात नहीं सुन रहे, दे नीड वैलिडेशन। उनकी इमोशंस को समझा जाए, उन्हें लिसन किया जाए। तो इस तरह का फ्रेमवर्क डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये कंपैशनेट और नॉन जजमेंटल अप्रोच होती है। इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज में है कि ये उन इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रही होती है जो लाइफ से तंग आ चुके होते हैं। तो हमने बात की कि इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट माइंडफुलनेस, देन इमोशन रेगुलेशन,
डिस्ट्रेस टॉलरेंस एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। ये सारे मॉड्यूल्स स्किल्स की सूरत में होते हैं, यानी ये स्किल सेट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए एटलीस्ट फॉर 6 months, और जो इसकी रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 1 year होती। तो इन स्किल्स पे वर्क किया जाता है। अब माइंडफुलनेस किस लिए? कि अवेयरनेस को कल्टीवेट किया जाए। इमोशनल पेन, इमोशनल डिस्ट्रेस, राइट, ये पास्ट की वजह से हो सकता है या फ्यूचर की जो ना समझ आने वाली सिचुएशन है कि आगे क्या होने जा रहा है, होपलेसनेस जो, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू, प्रेजेंट की अवेयरनेस। तो माइंडफुलनेस प्रेजेंट रखने के लिए होती है। जबकि जो इमोशन रेगुलेशन स्किल्स हैं, जो दूसरा स्किल सेट है, वो इंटेंस इमोशन को मैनेज करने के लिए। अब आप खुद सोचें कि जो सेल्फ हार्म या सुसाइडल बिहेवियर का ताल्लुक है वो शदीद इमोशंस के साथ है, अनकंट्रोलेबल इमोशंस के साथ है। सो उन इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए? देन थर्ड, डिस्ट्रेस टॉलरेंस की स्किल्स। जब तकलीफ दे सूरत हाल हो, ऐसी सिचुएशंस हो तो जिनमें पेन फील हो रहा है, डिस्ट्रेस फील हो रहा है, इमोशनल तकलीफ है, तो उस वक्त किस तरह से हम उनको फेस करेंगे, किस तरह से टॉलरेट करेंगे। एंड देन फाइनली जो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि हम किस तरह से अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ट्रस्ट बिल्डिंग के थ्रू। सो यहाँ पर हम सेल्फ हार्म और सुसाइड को इंटरपर्सनल बेसिस पे देख रहे होते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सुसाइड के रिस्क को इंक्रीज करते हैं? इनमें सबसे पहले हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं सुसाइड की या सेल्फ हार्म की, तो हम जानते हैं कि अक्सर डिप्रेसिव क्लाइंट्स में ये चीज़ देखने में आती है। इसके साथ साथ सब्सटेंस यूज की इश्यूज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देन बाइपोलर डिसऑर्डर में भी, चूंकि उसमें भी डिप्रेशन का एपिसोड होता है। इसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है जिसमें सुसाइड का रिस्क हो सकता है। इसी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स, चूंकि इनमें भी अक्सर अक्सर बेशतर डिप्रेशन जो है वो शामिल होती है, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। और उन लोगों में जिनमें अचानक से मूड चेंजेस होती हैं और जो सिविरिटी ऑफ इमोशंस रखते हैं, इंटेंस इमोशंस रखते हैं, और बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये लोग हो सकता है कि सुसाइड के रिस्क पर हों। तो हेल्थ फैक्टर्स में हम आगे चल के देखते हैं कि अगर किसी को क्रोनिक पेन या डिसेबिलिटी की सिचुएशन है, लाइफ में इतना ज्यादा पेन है, वो इमोशनल पेन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, या खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो इससे भी सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। इसी तरह से अगर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तो इससे भी जो सुसाइडल बिहेवियर है उसका रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम देखते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो सुसाइड के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो अगर लीथल मीन्स की तरफ आपका एक्सेस होता है, यानी जानलेवा हथियार इस तरह के कि वो आपकी पहुंच में होते हैं, जिस तरह से फायर आर्म्स, फॉर एग्जांपल गन, पिस्टल, इसी तरह से ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, या इस तरह के अलग और कोई तरीके जो सुसाइड की वजह बन सकते हैं, अगर वो उनकी पहुंच में है तो इससे भी सुसाइड का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, लंबे दौरानिया का अगर स्ट्रेस होगा
वो स्ट्रेस से जान छुड़ा ही नहीं पा रहे। अब ये किसी सूरत में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बुलिंग, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हैरेसमेंट फील कर रहे हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा उन्हें। तो ये सुसाइडल थॉट्स की तरफ या सुसाइडल बिहेवियर की तरफ ले जा सकते हैं। फिर लाइफ के इवेंट्स ऐसे जिनसे हमें स्ट्रेस फील हो सकता है, जैसे कि रिजेक्शन, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, डिवोर्स या ब्रेकअप के इश्यूज हैं, या किसी की फौतगी हो गई है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी सुसाइडल आइडिएशन की तरफ ले जा सकते हैं। इसी तरह से एक्सपोजर टू सुसाइड, कि अब उस शख्स ने किसी को सुसाइड करते हुए देखा है या सुना है या वीडियोस देखी हैं इस तरह की, तो इसका उनकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और ये भी एक फैक्टर बन सकता है किसी को सुसाइड की तरफ ले जाने में। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हम जब उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो ये है कि पहले उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी इससे पहले, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि चांसेस आर देयर कि अगेन वो इस तरह से कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, उनकी फैमिली में सुसाइड की हिस्ट्री मौजूद हो या सुसाइडल बिहेवियर की। इसी तरह से अगर बचपन में उन्होंने कोई अब्यूज या ट्रॉमा फेस किया है तो ये भी सुसाइडल थॉट्स की वजह बन सकता है बाद की लाइफ में। अब हम कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम इस बिहेवियर को रोक सकें या कम कर सकें। तो अब एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर जो सुसाइड और सेल्फ हार्म के रिस्क है वो इनमें पाए जाते हैं। तो अब उनको मेंटल हेल्थ केयर तक एक्सेस हो, इतनी इजी हो, इतना इजी हो उनके लिए कि वो बात कर सकें, वो शेयर कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है। इसी तरह से कनेक्टेडनेस, कि वो अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, तो अगर वो अपनी फैमिली से, दोस्तों से कनेक्टेड फील करेंगे, अगर वो समझेंगे कि उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, तो बिलोंगिंगनेस और सपोर्ट का जो फैक्टर है ये उनके लिए प्रोटेक्टिव प्रूव हो सकता है। इसी तरह से अगर उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, अगर वो इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी है, इमोशनल पेन है, उसको वो रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा। यानी कि वो स्किल्स जानते हैं कि किस तरह से तकलीफ की सूरत हाल में वो खुद को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। इसी तरह से जो हम लीथल मीन्स की बात कर रहे थे, तो अब लीथल मीन्स यानी जो इस तरह की चीजें हैं जिससे खुद को हार्म कर सकते हैं, उन तक उनकी पहुंच ना हो, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। इसी तरह से कुछ उनके कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स भी उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं खुदकुशी हराम है, तो अब बिलीफ पैटर्न्स में जब ये चीज हो तो ये प्रोटेक्टिव हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं कि जो सुसाइड और सेल्फ हार्म है उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझना। अब यहाँ पर कुछ सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं। हम बात करें सुसाइड की और सेल्फ हार्म की, तो हम इन टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि इनसे मुराद क्या है। अब सुसाइड अटेम्प्ट, ये एक टर्मिनोलॉजी है। सुसाइड अटेम्प्ट से ये मुराद है कि आप खुद को मारने की इंटेंशन से, यानी विद एन इंटेंट टू डाई, खुद को मारने की इंटेंशन से जब आप कोई स्टेप लेते हैं और इस तरह के सेल्फ इंजरियस बिहेवियर में आप इंगेज होते हैं, तो दिस थिंग इज कॉल्ड सुसाइड अटेम्प्ट और SA। और इस एक्शन, इस बिहेवियर के रिजल्ट में किसी की डेथ भी हो सकती है।
तो ये सुसाइड अटेम्प्ट होती है। अब नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, जिसे हम NSSI कह रहे हैं, अब यहाँ पर भी वो खुद को इंजर तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो सेल्फ इंजरस हैं, लेकिन उनका जो मकसद था, उनकी जो नीयत थी, वो खुद को कत्ल करना नहीं, यानी मर जाना नहीं। ये जो सेल्फ हार्म होता है, ये कभी कभी शदीद इमोशनल पेन, डिस्ट्रेस, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर इसी पेन को किस तरह से वो कोप कर रहे हैं। एक जाहिर है ये एक नेगेटिव वे ही हुआ, तो वो उसको कोप कर रहे हैं खुद को तकलीफ दे के। तो एक ये भी चीज वजह सामने आई है। या तो वो फिर जो उनके लव्ड वंस हैं, उन्हें वो एहसास भी दिलाने के लिए इस तरह कर रहे होते हैं। अक्सर हमने देखा है कटिंग वगैरह वो कर रहे होते हैं, तो ये चीज भी हो सकती है। इसके अलावा जो कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेट कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, तो उनको समझना भी ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ हार्म की कम्प्लेक्सिटी को समझना चाह रहे हैं, तो आपको उस कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और कौन सी सिचुएशन में ये चीज़ हुई है, क्या उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। तो जो आपकी अप्रोच है वो कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए, नहीं आपको अपने कल्चर की समझ बूझ होनी चाहिए जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन हमने बात की है ये कि सुसाइड जहाँ पर होती है या सेल्फ हार्म होता है, तो वहाँ पे उनका अपना मेंटल हेल्थ इशू लाजमी होता है। तो उस रिलेशनशिप को आपने एग्जामिन करना है कि यानी क्या चीज़ ऐसी है, क्या ये डिप्रेशन की वजह से हुआ है, एंजाइटी की वजह से हुआ है ये, या BPD है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो किस चीज़ की वजह से ये सेल्फ हार्म का या सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल जो अटेम्प्ट है उसका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस चीज को समझना भी जरूरी है। देन जो ट्रॉमा का इम्पैक्ट है वो भी समझना जरूरी है। जब हम DBT की बात करते हैं, तो जब DBT के मॉड्यूल्स में से हम गुजर रहे होते हैं, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। जब हम आगे जाके बात करेंगे, 6 मंथ्स का इसका पीरियड होता है, तो उसके स्टेजेस के दरमियान में देखा गया है कि मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं, इन्होंने ट्रॉमा फेस किया होता है। तो वहाँ पर सेकंड स्टेज के बाद, आई थिंक ये आगे डायग्राम आएगी तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, चूंकि ये DBT का हिस्सा नहीं है, वो DBT से हट के है, तो वहाँ पर ट्रॉमा से रिलेटेड इंटरवेंशन दी जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो वहाँ पर उसके साथ ट्रॉमा से रिलेटेड भी इंटरवेंशन दी जाती है। चूंकि DBT जो है वो ट्रॉमा के लिए नहीं है, ये तो सेल्फ हार्म के लिए है, इंटेंस इमोशंस के लिए है, सुसाइड के लिए। तो वहाँ ट्रॉमा से रिलेटेड कोई इंटरवेंशन दी जा सकती है, तो उसको भी समझना और उसको एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन सा ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे उनकी, ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट भी समझना ज़रूरी होता है। फिर सोशल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस को समझना ज़रूरी है कि वो किस तरह के सेटअप में वो रहते थे, क्या उनके सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, फ्रेंड्स हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। उनकी कम्युनिटी में कोई सुसाइड से रिलेटेड, सेल्फ हार्म से रिलेटेड काम हो रहा है, वहाँ कोई काउंसलर्स, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो इस सेल्फ हार्म प्रिवेंशन के लिए कुछ हो रहा है, वहाँ पर कोई ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। और फिर करना क्या है फाइनली, कि आपने, आपकी जो अप्रोच है वो कंपैशनेट एंड नॉन जजमेंटल होनी चाहिए, जैसे कि DBT है फॉर एग्जांपल। ये एक ऐसी अप्रोच है कि
अगर हम इसको कहें कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, तो हम कह सकते हैं टॉप पे जब भी आप देखेंगे आपको डीबीटी नजर आएगी। इसके बाद कुछ थेरेपीज हो सकती हैं शॉर्ट टर्म की, लेकिन उनका इतना ज्यादा एविडेंस आपको नहीं मिलेगा जितना डीबीटी का होता है। वो इतनी इंटेंसिव नहीं होती है जितनी की डीबीटी है। तो कैसे कंपैशनेट और नॉन जजमेंटल होना है, एम्पैथी के साथ आपने उन्हें लिसन करना है, आपने उन्हें सुनना है, क्या इश्यूज हैं, क्यों ऐसा हो रहा है उनकी लाइफ में, आपने उन्हें समझने की कोशिश करनी है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर लेने हैं कि उन्हें शेम फील हो। अक्सर देखा गया कि होता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो दीन के खिलाफ है ये चीज। अब वो अपनी मर्जी से इस तरह नहीं कर रहे हैं, उनसे ऐसा हो रहा है। तो उन्हें अंडरस्टैंड करने की, उन्हें नॉन जजमेंटली उनसे पेश आने की जरूरत है। तो इस तरह से डीस्टिग्मेटाइजेशन होगी ना, स्टिग्मा ना उन्हें फील हो उन्हें, फिर वरना तो वो इलाज के लिए नहीं जाएंगे। अगर उन्हें स्टिग्मा, हम इस तरह का एहसास दिलाते हैं कि वो तो बड़ा कोई गुनाह हो रहा है, उन्हें शेम फील होती है, तो फिर तो वो इलाज के लिए नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस तरह से हम कंपैशनेट होते हैं, खासकर इस मामले को लेकर जो सेल्फ हार्म का है। अच्छा, सेल्फ हार्म अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने अपने कल्चर की, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स हैं? मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा सबसे ज्यादा है ना हमारे यहाँ पे। हम डायरेक्टली उसको दीन से मिला लेते हैं कि आपने तो नमाज नहीं पढ़ी, आपने इस तरह नहीं किया, आप ये पढ़ें, ये वर्ड करें, ये वजीफा करें तो आपका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, आप तो सही हो जाएंगे। ये बातें की जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम तो एक तरह से बीमारी के तौर पर देखते हैं ना। ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, राइट। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो लोग इबादतें करते हैं तो वो लोग बीमार नहीं होते, राइट। तो जिस तरह से डॉक्टर्स के पास सभी आते जाते हैं, इसी तरह से मेंटल हेल्थ के भी ट्रीटमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड, इसको इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। यानी अप्रोच को इजी बनाना चाहिए कि वो अप्रोच कर सकें, साइकोलॉजिस्ट की तरफ जा सकें, साइकेट्रिस्ट से बात कर सकें, काउंसलर्स के पास जा सकें। तो ये जो जजमेंट का एक फियर है, एक ये बड़ी वजह बनता है कि वो हेल्प नहीं सीख कर पाते। सेकंड यहाँ है कि जेंडर इनइक्वालिटीज की बात हो रही है और सोसाइटल प्रेशर्स अफेक्ट वुमेन्स मेंटल हेल्थ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो मेल्स हैं उनका एक्चुअली ज्यादा है। जो सुसाइड का रेट है वो मेल्स का ज्यादा है, डबल है, और फीमेल्स का भी है। यहाँ पर एक रीजन बताई जा रही है कि फीमेल्स में ये होता है कि जेंडर इनइक्वालिटीज की वजह से उन्हें, उन पे प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसा है कि उनकी मेंटल जो वेल बीइंग है उनका प्रेशर होता है। उन्हें एनजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, चाहे उनका जो सुसाइडल रेट है वो हाफ ही सही, लेकिन है तो सही ना। इसी तरह से जो मेल्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटल प्रेशर्स जो होते हैं उनपे, तो इस वजह से हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो सकता है। लीडिंग जो लीडिंग कॉज है पाकिस्तान में, ये इश्यूज होते हैं। देन लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जब एक्सेस नहीं है, एक तो पहले तो अवेयरनेस ही नहीं है, नहीं पता ही नहीं है कि ये इस तरह का कोई सेटअप होता भी है कि जो इस तरह, अब अगर लोग ड्रग एब्यूज की वजह से सुसाइडल हो रहे हैं तो उन्हें तो नहीं इस चीज का आइडिया कि कोई इस तरह की सहूलतें होती हैं, कोई लोग हैं जो इस चीज को ट्रीट करते हैं। तो पहले तो अवेयरनेस की कमी है, फिर हम अपने यहाँ देखें तो प्रोफेशनल्स की भी कमी है, कि इतने कोई ज्यादा प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है जितनी जितने होने चाहिए। तो इस तरह की जब चीज़ें कम हो जाती हैं तो सपोर्ट रुक जाती है, सपोर्ट मिल नहीं पाती उन्हें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ सेल्फ हार्म के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। देन सुसाइड रिस्क को एसेस कैसे करना है और सेफ्टी प्लान्स किस तरह से बनाने चाहिए, हमारा थर्ड मॉड्यूल है, इसकी तरफ हम जाते हैं।
अच्छा, ये जो दो स्केल्स हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। इनका नाम आप अभी नोट कर लें। ये हम पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा और इनको हम डिस्कस भी कर लेंगे कि ये किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जो सुसाइड कॉग्निशन स्केल है और इसका एक शॉर्ट स्केल भी है, ये यूज किया जाता है। ये ब्रायन एंड कोलीग्स ने बनाया था। तो इससे हम एसेस कर सकते हैं कि उनकी जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो कितनी वो वल्नरेबल है। तो इनको एसेस किया जा सकता है, यानी कौन से इमोशंस है वो उनकी तरफ लेके गए हैं। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस ही होंगे जो अभी हम रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े हैं कि उन्हें अपना आप बोझ महसूस हो रहा है, कितना वो होपलेस फील कर रहे हैं। तो ये सुसाइड कॉग्निशंस का स्केल है, एक चीज, ठीक है। पहले ये, इसको फिर कंबाइन किया जाता है। एक और क्वेश्चन एयर है, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन एयर। अब ये बेसिकली डिप्रेशन के लिए है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि ये चीज डिप्रेशन के साथ चल रही होती है, होपलेसनेस के साथ और सेल्फ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके साथ। तो अब ये दोनों चीजें जब प्रेजेंट की जाती हैं पेशेंट को और ये उनसे फिल करवाए जाते हैं, इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इस पे ये रिसर्च है ब्रायन और कोलीग्स की। तो अब ये हम यूज कर सकते हैं, इनको हम उर्दू में ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इन इन दो चीजों को यूज करने से, इन स्किल्स के इस्तेमाल से, एक मंथ के अंदर अंदर जो पेशेंट्स थे जिनका हाई रिस्क था कि वो सुसाइडल बिहेवियर की तरफ जा सकते थे, वो इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर कि हम पहले इनको किस तरह एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर असेसमेंट में सक्सेस किस तरह से हासिल हो रही है कि वो इस अंदाज में उनकी असेसमेंट की है कि उन्हें समझ आई है पेशेंट्स को, और उनके जो चांसेस हैं सुसाइडल बिहेवियर के वो एक मंथ में कम हुए हैं। यहाँ पे इम्प्रूव होने से यही मुराद है ना कि उसमें बेहतरी आई और वो जो उनकी सुसाइडल बिहेवियर था वो कम हुआ। अब हम वार्निंग साइंस देखते हैं कि कौन से वार्निंग साइंस हो सकते हैं। ये उनकी बातों से नजर आ सकते हैं। अब जाहिर है जो इस तरह प्लान कर चुके हैं कि हमने खुद को हर्ट करना है, अपनी लाइफ लेनी है, तो उनकी बातों से जाहिर हो सकते हैं, उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे जाहिर हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हो सकते हैं। ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें आइडिया हो सकता है। अब देखें यहाँ पर, अगर एक शख्स है वो बातें करता है कि वो अपने आप को मार देंगे, तो इस चीज को कभी भी नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो वो इस तरह कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि वो मायूसी की बात बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि वो मायूस है, वो मायूस है। ये भी एक ट्रिगर हो सकता है, ये चीज आपने याद रखनी है। देन कि अगर वो इस तरह कहते हैं कि कोई मकसद नहीं है जीने का, कोई मकसद नहीं मिल पा रहा, फिर या फिर वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि वो बोझ हैं दूसरों के लिए, या वो इस तरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो फंस गए हैं, वो इस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं, यानी लाइफ को वो इस अंदाज में देख रहे हैं। या फिर वो अनबियरेबल पेन की बात करते हैं कि अब ये तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो याद रखें कि ये 6 जो चीजें हैं ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं सेल्फ हार्म के लिए। देन उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, बिहेवियर जो वो भी रिस्क का सिग्नल दे सकता है। तो इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। अब लाइफ किस तरह एंड करनी है, इसके लिए वो ऑनलाइन मेथड्स ढूंढ रहे होते हैं। अब कुछ अरसे पहले की बात है कि यहाँ हम हमारे पास ऑनलाइन एक क्लाइंट आए थे, तो वो कह रहे थे कि आपने हेल्प करनी है। तो जाहिर है हम तो ये समझेंगे ना कि वो बचना चाह रहे हैं, वो जिंदा रहना चाह रहे हैं। तो वो हमसे कह रहे थे कि हम आपको फीस सेंड करते हैं, लेकिन इस तरह से कि आप हमें
पहले ये बताएं कि आप हमें मरने का तरीका बताएं, यानी आप हम इस तरह से हेल्प करेंगे तो तब हम आपको फीस सेंड करते हैं। यानी इस हद तक डेंजरस केस कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उनसे वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से मरना चाहिए। तो इस तरह भी हो सकता है। बहरहाल अगर वो इस तरह की चीज सर्च कर रहे हैं और तो ये उनके बिहेवियर से आपको मालूम हो सकता है। थर्ड थिंग कि वो एक्टिविटीज छोड़ देंगे, जो चीजें वो कर रहे थे अब उन्होंने एकदम से उनसे वो विड्रॉ कर गए। फिर फैमिली और फ्रेंड्स से वो अकेले हो गए हैं, उनको छोड़ दिया उन्होंने। तो ये कुछ बिहेवियरल वार्निंग साइंस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं। अब देखिए ना, डिप्रेशन की भी बात हो रही है ना, तो डिप्रेशन भी उस चीज की तरफ लेके जाता है। तो अब वो बहुत कम सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, एक सिम्टम डिप्रेशन का भी यहाँ पे आ। अब वो लोगों को, अब अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल प्लान कर लिया सुसाइड का, तो वो लोगों को उनसे मिलते हैं और उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें खुदा हाफिज कहते हैं। ये एक चीज भी हो सकती है। यानी वो जाने लगे हैं, लाइफ को छोड़ने लगे हैं, तो वो सबसे बात कर रहे हैं कि खुदा हाफिज, इस तरह से एक सेंस है। देन जो उनके पास कीमती अशिया होती हैं वो उन्हें तोहफे में दे सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है कि वो कुछ इस तरह से प्लान करने लगे हैं कि अब वो जो अपने उनकी कीमती अशिया थी वो दूसरों को देने लगे हैं। फिर कुछ मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग्रेशन होता है, एंगर होता है। ये अगर उन डेज में ज्यादा है तो हो सकता है कि वो इस तरह से कर सकते हैं। यानी इम्पल्स कंट्रोल का इशू आ गया ना, यहाँ पे एग्रेशन है। तो अगर एग्रेसिव है, वो नहीं काबू पा रहे, तो वो इस तरह से कुछ उनसे हो सकता है, यहाँ पर भी चांसेस होते हैं। देन फटीग, वीकनेस होती है, यानी वो अपना ख्याल इस हद तक नहीं रख पा रहे। तो ये बिहेवियरल साइंस हो सकते हैं जो वजह बन सकते हैं सेल्फ हार्म की। देन मूड की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जो लोग सुसाइड को कंसिडर कर रहे होते हैं उनके मूड्स इस तरह के कुछ हो सकते हैं। एक तो डिप्रेशन की हमने बात की है, यानी बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, इसमें मायूसी होती है, एनजाइटी हो सकती है, खौफ का हो सकता है, बेचैनी और घबराहट। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी, हर चीज़ से तंग हो रहे होते हैं। तंग इस सेंस में कि इम्पल्स कंट्रोल के सेंस में। ह्यूमिलिएशन और शेम, ये भी हो सकता है। यानी ऐसा इमोशन भी है कि शेम फील हो रही है कि वो फेस नहीं करना चाहते हैं। देन एजिटेशन और एंगर। और फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव सिम्टम की भी बात आ रही है कि रिलीफ फील होता है। यानी अब शायद उन्हें ऐसा लग रहा है, पहले वो बहुत तकलीफ में थे, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सुसाइड करना है, तो बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मे भी उनके बिहेवियर में, सॉरी, मूड में ये चेंज नजर आ रहा है कि वो एकदम से रिलीफ में, एकदम से इम्प्रूवमेंट आ गई है कि इतने अरसे से वो सैड थे, इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज का, और शेम फील करते थे, एंग्री फील करते थे, लेकिन अचानक से वो अच्छे हो गए हैं। यानी अब उन्होंने जब से सुसाइड को कंसिडर किया, वो एकदम से अच्छे हो गए हैं कि अब कि जाते जाते कुछ अच्छा कर जाए में भी। तो एक रिलीफ या सडन इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ सकती है। तो ये भी एक वजह, ये भी एक साइन हो सकता है। अच्छा, ये टेबल है, सेल्फ हार्म एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स आर डिफरेंट, इसको समझना जरूरी है कि सुसाइड अटेम्प्ट और सेल्फ हार्म डिफरेंट हो सकते हैं। किस तरह से? फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है, मेथड्स की बात है, सिवियरिटी और पर्पस की। सेल्फ हार्म और सुसाइड अटेम्प्ट्स, इन चीजों को आपने देखना है। तो सेल्फ हार्म क्या है? इंसिडेंट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, कटिंग जो है वो अक्सर होती है, हेड को बैंग वीकली बेसिस पे किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है। तो ये इन चीजों की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बात हो रही है।
बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, लगातार बेसिस पे हो सकते हैं, जबकि जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं। नहीं हो सकता है पिछले साल या 3-4 साल पहले कभी किसी ने की हो, काबू ना कर पाया हो, अटेम्प्ट की हो, और फिर अब इस तरह से किया हो। तो ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती जितनी कि सेल्फ हार्म। और ये कौन से सेल्फ हार्म की यहाँ बात हो रही है? जो नॉन सुसाइडल है। देन मेथड्स कौन से यूज किए जा सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, कटिंग, बर्निंग, सेल्फ हिटिंग। ये सेल्फ हार्म के लिए मेथड्स यूज होते हैं, जबकि सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए कौन से होते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए सेल्फ पॉइजनिंग है, आर्म्स का यूज करना है, फायर आर्म्स का। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जंपिंग हो सकता है, और फांसी का जो होता है ये भी हो सकता है। देन सिविरिटी का अगर देखा जाए, लेस सिवियर। जाहिर है सेल्फ हार्म ये इतना सिवियर तो नहीं है, अगर कट किया गया है या हेड बैंग किया गया है तो ये थोड़ा सा कम सिवियर लग रहा है ना। लेकिन जब हम देखते हैं सुसाइड अटेम्प्ट की, तो वो बहुत ज्यादा सिवियर है, इस हद तक सिवियर है कि उससे तो जान भी जा सकती है। फिर पर्पस, तो इसका जो पर्पस है सेल्फ हार्म का, वो सुसाइडल इम्पल्सिस को अवॉइड करना है। इस मकसद से की जा रही है कि सुसाइडल इम्पल्सिस ना आए। जबकि सुसाइड अटेम्प्ट किस लिए की जा रही है? कि वो मर जाएं। उनका ये मकसद होता है, उनका पर्पस ये होता है कि वो खुद को मारना चाह रहे होते हैं, अपनी जान लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और डायग्राम है। सेल्फ हार्म सुसाइड नहीं है, लेकिन ये सुसाइड बन सकता है। ये चीज भी समझनी जरूरी है कि सेल्फ हार्म जो है वो तो सुसाइड नहीं है। यहाँ पर है सेल्फ हार्म, लो इंटेंट टू डाई, यहाँ पे कोई नियत नहीं है मरने की, लेकिन अनइंटेंशनल सुसाइड तो हो सकती है ना। अब किसी शख्स ने खुद को जलाना था, अब वो पूरा जल गया फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता, तो क्या हो गया? अनइंटेंशनल सुसाइड हो गई। वो चाहता नहीं था लेकिन सुसाइड हो गई, ये हो तो सकता है। तो सुसाइड, सेल्फ हार्म सुसाइड तो नहीं है, लेकिन बन तो सकती है। इसी तरह से दूसरी तरफ, तो उसने तो कोशिश ही सुसाइड की है, तो सुसाइड हो सकती है। यहाँ पर इंटेंशन ही डेथ की थी, यहाँ पे तो मरने की इंटेंशन थी। लेकिन मेन चीज ये है कि कभी कभी सेल्फ हार्म भी सुसाइड बन सकता है अनइंटेंशनल। अब लोग सेल्फ हार्म क्यों करते हैं? यानी सेल्फ हार्मिंग के जो बिहेवियर्स हैं वो क्यों होते हैं? तो उनके कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर। लॉस ऑफ अ पेरेंट, चाइल्डहुड इलनेस और सर्जरी, बचपन की कोई बीमारी है बचपन से, या कोई सर्जरी हुई है। चाइल्डहुड सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज, फैमिली सब्सटेंस अब्यूज, फैमिली में कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं सब्सटेंस से रिलेटेड। देन नेगेटिव नेगेटिव बॉडी इमेज, बॉडी इमेज की जो परसेप्शन है वो नेगेटिव है, यानी उन्हें अपना आप नहीं अच्छा लगता, ये चीज हो सकती है। लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, उन्हें अपने इम्पल्स पे कंट्रोल ही नहीं होता, उनसे हो जाता है, वो खुद को मार देते हैं, सर दीवार से मार देते हैं। तो इम्पल्स कंट्रोल की कमी है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, निगलेक्ट उन्होंने फेस किया है, यानी उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिली है। और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली अटैचमेंट्स, जो फैमिली अटैचमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। तो ये किस तरह की बात होती है? अब किस वजह से करते हैं, यानी कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिसलिए वो करते हैं? एक तो वो बेहतर महसूस करने के लिए करते हैं। बेहतर महसूस करने से क्या मुराद है? कि जो उन्हें इमोशनल पेन हो रहा है उसको वो नम कर रहे होते हैं, एक तरह से उसको नम कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ और महसूस हो, कुछ डिफरेंट महसूस हो, इसलिए वो हार्म कर रहे होते हैं। तो इमोशनल पेन तो सहसा है कि वो आदी हो चुके होते हैं ना, तो उन्हें कुछ डिफरेंट महसूस हो, समथिंग कुछ फील करने के लिए वो सेल्फ हार्म करते हैं। इस तरह की एक सेंस है।
देन अपना इमोशनल पेन कम्युनिकेट करने के लिए अक्सर आपने देखा है वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं खुद को कट करने के बाद, बर्न करने के बाद, ये अपना एक तरह से वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ वो उन्हें बताना चाह रहे हैं कि वो इमोशनल पेन में है। एक वजह ये भी हो सकती है। फिर कि एक तरह से कंट्रोल का सेंस फील करने के लिए। अब ये जो लोग सेल्फ हार्म करते हैं वो पावरलेस होते हैं, उन्हें कंट्रोल का सेंस नहीं फील हो रहा था, वो कुछ कर नहीं पा सक रहे होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो वो इस तरह करके एक तरह से सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस करना चाह रहे होते हैं सेल्फ हार्म करके, कि उनका अपनी बॉडी पे तो कंट्रोल है, वो खुद को तो मार सकते हैं, खुद को तो हिट कर सकते हैं। तो इस तरह के एक सेंस है यहाँ। और एक और वजह यह है कि टू पनिश देमसेल्व्स, अपना आप पसंद ना होना, गिल्ट्स में होना, गुनाह जैसी फीलिंग्स का होना, तो वो फिर खुद को पनिश कर रहे होते हैं। एक वजह ये भी होती है। अब अगर कोई शख्स सेल्फ हार्म करता है तो आपने क्या करना है और उससे क्या कहना है, यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स आ गए। तो सबसे पहले आपने उनकी फीलिंग के बारे में पूछना होता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और आपने जजमेंटल नहीं होना, जैसे हमने पहले भी बात की है। कोई इस तरह का आपने पॉइंट उनके सामने नहीं डिस्कस करना कि उन्हें ये फील हो कि वो कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप उन्हें ये नहीं फील करवाएंगे। उन्हें शेम नहीं फील होनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका काम तो डी स्टिग्मेटाइज करना है। तो आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने सपोर्टिव होना है, लेकिन उनके बिहेवियर को री इन्फोर्स किए बगैर सपोर्टिव होना है। यानी ये नहीं कि शाबाश आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह तो सपोर्टिव आप ऑब्वियसली नहीं हो सकते ना। आपने सपोर्टिव इस सेंस में होना है कि आप उनको सुन रहे हैं, आप उनसे आप चाहते हैं वो अपना पेन शेयर करें, और वो कुछ अच्छा करने की बात करें कि उन्हें कुछ डिफरेंट करने को मिले तो वो कर सकें, वो किसी अच्छे अंदाज में लाइफ को एक्सेप्ट कर सकें, किसी अच्छे अंदाज में इमोशंस को नम कर सकें। यही उनका मकसद है ना, इमोशन से बचना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब डिफरेंट कोई चीज वो कर सके, तो आप किस अंदाज में सपोर्टिव होते हैं कि आप उन्हें हेल्प दे रहे हैं लेकिन उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं कर रहे। देन आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि पहले आप खुद को सेल्फ हार्म के बारे में एजुकेट करते हैं, फिर आप उनके पेन को एक्नॉलेज करें कि हाँ ये तकलीफ तो है आपकी लाइफ में, ये इमोशनल पेन है आपको, उसको एक्नॉलेज करें, उसको एक्सेप्ट करें कि वाकई तकलीफ दे सिचुएशन तो है उनकी। फिर एक और चीज है कि आपने कभी उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉमिस नहीं करनी, कि आपकी जो ये सिचुएशन है ये राज रहेगा, मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बताना मैंने, या किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताना या फ्रेंड को नहीं बताना, आपने ये प्रॉमिस उनसे नहीं करना। लेकिन उनकी मर्जी के बगैर डायरेक्टली बता भी नहीं देना, ये चीज भी हार्मफुल हो सकती है बाद में। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉमिस नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और आपको बताना पड़ सकता है, तो आपने उनसे प्रॉमिस नहीं करना। डू नॉट अवॉइड द सब्जेक्ट। अब अगर वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं, आप उनके बॉडी पे कट्स देखते हैं और आप कोई और बात कर रहे हैं उनसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इस सब्जेक्ट पे उनसे बात करनी है, और बिहेवियर पे आप फोकस ना करें कि आपने कटिंग कर दी है, ये क्या किया है, इस तरह से नहीं, कि आपको क्या हुआ है, आपने कैसा फील किया है, कि क्या इमोशंस थे, क्या आपने उनको लिसन करना है। तो डायरेक्टली उनकी बिहेवियर पे बात नहीं करनी है, उसको फोकस नहीं करना। और बेहतरीन चीज आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। जान का ब्रेक हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट मॉडल।
ओके, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है डीबीटी के फंडामेंटल्स। इसमें हम देखते हैं डीबीटी क्या है और उसके बेसिक्स क्या है। तो डीबीटी की प्रिंसिपल जब हम सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि डायलेक्टिक्स को समझें। डायलेक्टिक्स क्या है, क्योंकि ये डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, राइट। तो डायलेक्ट से बात स्टार्ट हो रही है, डायलेक्टिकल। तो डायलेक्ट्स क्या है, जो अब हमने स्टार्ट में बात की कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से स्टार्ट लेना चाहा डॉक्टर मार्शल लेनन ने, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि ये थेरेपी इन क्लाइंट्स के लिए जो इमोशनल इंटेंसिटी वाले हैं, जिनमें इम्पल्स कंट्रोल इतना नहीं है, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। से तो सीबीटी हर जगह अप्लाई हो रही होती है ना, लेकिन ये उनके लिए ये कॉग्निटिव अप्रोच इस तरह से सूटेबल नहीं है। और उसकी रीज़न भी आपने जानी कि वो उन्हें एक तरह से सेल्फ के लिए कोई इतनी कंपैशनेट नहीं होती उनके लिए, और उसमें नॉन जजमेंटल एस्पेक्ट इतना नहीं होता। डायरेक्टली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे वर्क किया जाता है, तो ये चीज़ उनके लिए सूटेबल इतनी नहीं थी। वो किया जाएगा लेकिन पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है, वो बाद में किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक्सेप्टेंस जरूरी थी। तो इसलिए डायलेक्ट्स का तस्वर वो लेके आई है फिलॉसफी से। तो फिलॉसफी में जो डायलेक्टिकल थिंकिंग है, इसका ये एस्पेक्ट होता है कि जो लाइफ है वो ऑपोजिट से मिलके बनती है। ठीक है, डायलेक्ट्स का ये मीनिंग है कि ऑपोजिट्स में बैलेंस। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से डायलेक्ट्स हमारी लाइफ में वर्क कर रहे होते हैं। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, फॉर एग्जांपल। अब सैडनेस का ना होना, क्या ये हैप्पीनेस है? ये कंट्रास्टिंग इमोशंस होते हैं, ये एक साथ ही पाए जाते हैं। जॉय तब आता है जब सैडनेस को हम ओवरकम करते हैं और अपनी लाइफ में उसी सैडनेस में ही, डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम कोई मीनिंग फाइंड करते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। ऐसा होता है ना। तो ये को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज नहीं होगी और तब दूसरी होगी। दोनों चीजें होती हैं लाइफ में, सैडनेस भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है। इसी तरह से सक्सेस एंड फेलियर है, ये अब जाहिरी तौर पे ऑपोजिट्स हैं। ये मैं आपको डायलेक्ट्स का तस्वर समझा रहा हूँ कि डायलेक्ट्स का ये मीनिंग है कि जहां पर दो चीजें ऑपोजिट लग रही होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के लिए जरूरी होती हैं। तो सक्सेस और फेलियर भी इसी तरह से है। अगर फेलियर नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, तो किसी चीज में कामयाबी कैसे होगी? नहीं होगी, जाहिरी तौर पे तो ऑपोजिट्स हैं। लेकिन ये आगे पीछे आते हैं, पहले फेलियर आएगा तब सक्सेस आएगी। जब तक ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से आप नहीं गुजरेंगे तो कैसे सक्सेस हासिल होगी? सेटबैक जरूरी होते हैं, फेलियर जरूरी होते हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसे लेसन्स मिलते हैं कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से डायलेक्ट्स का तस्वर, अब देखें ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं सेल्फ हार्म से। सैडनेस की वजह से होता है सेल्फ हार्म, फेलियर की वजह से हो सकता है। इसी तरह से लव और लॉस है कि रिलेशनशिप्स में ये चीजें इनसेपरेबल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लव मिल गया है और लॉस नहीं होगा। हर इंसान ने दुनिया से जाना भी होता है, हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ भी होती हैं, दूरी भी होती है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर सिखा रहे होते हैं क्लाइंट्स को डायलेक्ट्स के थ्रू। तो ये है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, यानी इसका फर्स्ट जो डी है, इट स्टैंड्स फॉर डायलेक्ट्स। इसी तरह से स्टेबिलिटी एंड चेंज। स्टेबिलिटी जो है वो हमें सिक्योरिटी का एक सेंस देती है, लेकिन अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो फिर हमें चेंज को भी एम्ब्रेस करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर मार्शल ने लेके आई कि आपने एक्सेप्टेंस के साथ चेंज होना है। तो डीबीटी में डायलेक्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस और चेंज। अब ये दोनों दिखने में ऑपोजिट्स हैं
कि या तो बंदा कबूल करेगा या चेंज करेगा उसको, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ का जो नेचर है वो डायलेक्टिकल है। लाइफ में आपको चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना होता है, लेकिन ग्रो भी करना होता है। जो वो क्वेश्चन था क्लाइंट का कि क्या हम ही प्रॉब्लम है, तो वहां पे चेंज की ओरिएंटेशन नहीं बन पा रही थी सीबीटी के थ्रू, लेकिन डायलेक्ट्स के थ्रू बन पा रही है कि पहले एक्सेप्टेंस है, टोटली एक्सेप्टेंस है। और चेंज का ये मीनिंग नहीं है कि आप प्रॉब्लम है तो चेंज हो रहे हैं, चेंज का मीनिंग ग्रोथ है यहाँ। तो इस सेंस में डायलेक्ट्स वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से और भी तस्वर आता है इसमें, लाइट एंड डार्क का है कि अंधेरा होता है फिर रोशनी होती है, खुशी होती है फिर गमी होती है। तो ये लाइफ के ये सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बगैर फिर लाइफ नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट एंड हार्मनी का तस्वर है। सो आई होप कि इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद माइंडफुलनेस है। सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है माइंडफुलनेस पे वर्क किया जाता है कि आपने प्रेजेंट में रहना है, आपने हर चीज़ प्रेजेंट में रह के करनी है। आपकी जो ब्रीदिंग है फोकस्ड होनी चाहिए, आपको पता हो कि आप सांस ले रहे हैं। आपका जो माइंड है वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर में रहना इमोशनल पेन लेके आ सकता है, तो माइंडफुल रहना है सबसे पहले। माइंडफुलनेस, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, और ये एक स्किल है, ये सीखी जाती है। सांस इंसान हर वक्त ले रहा होता है, तो जब आप अपनी सांसों पे फोकस करते हैं तो आप माइंडफुल रह रहे हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अगर आपका ध्यान, आपकी ऑब्जर्वेशन है इर्द गिर्द के माहौल पे, आपको पता है क्या हो रहा है, क्या चीज़ें मौजूद है आसपास, तो ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो सकती है। इसी तरह से माइंडफुलनेस हम हर चीज़ में लेकर आ सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग होती है, आप उस खाने के टेस्ट को फील कर रहे हैं, उसके टेक्सचर को फील कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले, और ये बेस में होता है। बाकी जो स्किल्स आप सीखेंगे उसमें माइंडफुलनेस की स्किल्स ज़रूरी होंगी, हर चीज़ के लिए माइंडफुलनेस ज़रूरी होगी। इसी तरह से इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स होती हैं इसमें। इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, तो इमोशंस के लिए सबसे पहले इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि आप उनको नाम दे पा रहे हैं कि कौन सा इमोशन इस वक्त है, क्या फील कर रहे हैं आप। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी माइंडफुल होंगे तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो जब आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तब आप आगे जाके उसको किसी हद तक कंट्रोल कर पा सकते हैं। फिर डिस्ट्रेस टॉलरेंस है। जब आप माइंडफुल होंगे तभी ये स्किल्स भी आप सीख सकते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन में आप माइंडफुल हैं कि ये तकलीफ से सिचुएशन गुजर जाएगी, और यहाँ आपने अगर डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर लिया तो ये आपके हक में बेहतर होगा। इससे रिलेटेड स्किल्स हैं। देन इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस है, यहाँ भी माइंडफुलनेस बेस होती है। जब आप माइंडफुल हैं अपने रिलेशंस में, आप प्रेजेंट में फोकस आपका है और आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड, एम्पैथी कहाँ पे है, कम्युनिकेशन कैसी जा रही है। तो यहाँ भी माइंडफुलनेस बेस में होती है, और आप अपनी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये स्किल्स भी हमारे कमिंग मॉड्यूल्स में आएंगी सारी। देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बहुत, वो है थेराप्यूटिक अलायंस। अब जो क्लाइंट्स सुसाइडल या सेल्फ हार्म से रिलेटेड हैं वो ज़्यादातर तो अकेले रह रहे होते हैं, या अगर वो फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड के साथ, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते सिचुएशन को, पेनफुल सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट थेरेपिस्ट जो है उनके साथ उसका रिलेशन ट्रस्ट का होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस का होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। तो थेराप्यूटिक अलायंस इस तरह से आपने बनाना है, और हर चीज़ को कोलैबोरेट करना है, उनकी मर्जी को भी शामिल करना है। जब आप गोल्स बना रहे होते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा रहे होते हैं, आप उनको भी सुन रहे होते हैं, आप उनकी ईज को भी देख रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है डीबीटी का। देन वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस, इस चीज़ की बहुत कमी होती है
जो सेल्फ हार्म से रिलेटेड क्लाइंट्स होते हैं उनको वैलिडेट नहीं किया गया होता, उनकी इमोशंस को सुना नहीं जा रहा होता। अगर सुनते हैं तो इनवैलिडेशन होती है, यानी कि आप ठीक नहीं सोच रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो वो ये सुनने के आदी हो चुके। जब उनको वैलिडेशन मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, यानी उनकी आप एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज करते हैं, तो उन्हें अच्छा फील होता है, तब जाके वो ग्रो कर पाते हैं। इनवैलिडेशन की वजह से तो उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है डीबीटी का। देन इमोशनल डिसरेगुलेशन को किस तरह से टारगेट करना है आपने। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि इमोशंस को समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, तो ये भी एक स्किल है कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को माइंडफुली समझेंगे, उनको नेम कर पाएंगे, कौन सा इमोशन चल रहा है, शेम है, सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। तो इस तरह से वो अवेयर हों अपने इमोशन से और वो एक बेहतर अंदाज में उसको एक्सप्रेस कर पाएं। माइंडफुल होंगे तो वो बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस कर पाएंगे, असर्टिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इस तरह से इमोशन डिसरेगुलेशन को टारगेट किया जा सकता है, ये स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस की स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है उनकी, कि किस तरह से जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, डिफिकल्ट टाइम्स हैं, उस वक्त किस तरह से वो कोप कर सकते हैं, ये स्किल्स होती हैं। माइंडफुलनेस की हमने बात कर ली है, तो माइंडफुलनेस बेस्ड है डीबीटी। इसमें प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस होता है, इसकी अवेयरनेस। देन बिल्डिंग इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है। अगर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप्स में जिस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके चल रहे हैं, चाहे कोलीग्स के साथ हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में, उनको सॉल्व करने की स्किल सिखाई जाती है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स में। इसके बाद है कि ट्रॉमा को कैसे एड्रेस करना है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि अलग से कोई इंटरवेंशन, अलग से कोई थेरेपी यूज की जा सकती है, तो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है जो कि ट्रॉमा फोकस्ड हो, लाइक EMDR या CBT जो ट्रॉमा के लिए होती है, उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है डीबीटी के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि ये क्लाइंट जो है वो ट्रॉमा फेस करके आए हुए होते हैं। तो डीबीटी जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान है। इस तरह से कम्प्रिहेंसिव है कि अनलाइक CBT जिसमें मोस्ट ऑफन देखा गया इंडिविजुअल थेरेपी होती है ना CBT में, तो लेकिन इन क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके इंडिविजुअल सेशंस होते हैं और चूंकि इन्होंने स्किल्स सीखनी होती हैं, तो स्किल्स की ट्रेनिंग होती है ग्रुप्स में। एक तो इंडिविजुअल थेरेपी का सेशन हो गया, फिर उनके ग्रुप सेशंस होते हैं, 6 से 8 ग्रुप मेंबर्स होते हैं। उन्हीं की एक जैसी एज के होने चाहिए, सेम सेम तकरीबन एज होनी चाहिए उनकी, ताकि उनके आपस में कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स को समझना, किस तरह कोप करना है। तो ये जो हम स्किल बेस्ड बात कर रहे हैं कि डीबीटी स्किल बेस्ड थेरेपी है, इसमें जो चारों मॉड्यूल्स हैं वो सारी स्किल्स हैं, इसीलिए इसको बिहेवियरल थेरेपी का नाम दिया गया, स्किल सिखाने वाली। तो इसलिए इसमें ग्रुप ट्रेनिंग होती है जहाँ पे वो स्किल्स को सीख रहे होते हैं। तो पहला इंडिविजुअल थेरेपी का सेशन है, फिर स्किल्स ट्रेनिंग है। इस तरह से एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान है डीबीटी। फिर टेलीफोन कोचिंग होती है। ये अगर 1 हफ्ते बाद उनके सेशंस होने हैं, ग्रुप ट्रेनिंग का और इंडिविजुअल सेशन, तो दरमियान में वो अगर उन्हें क्राइसिस की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो क्या करेंगे, तो उनको टाइम दिया गया होता है कि आप इस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फोन कोचिंग भी होती है। तो इस तरह से ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान है। और इसके अलावा जो फोर्थ बात हो रही है कंसल्टेशन की, ये जो फेज है, ये जो थेरेपिस्ट है उनकी आपस में कंसल्टेशन है, क्योंकि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत क्रूशल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स, सेल्फ हार्म। तो इसके लिए जो थेरेपिस्ट हैं वो भी आपस में कंसल्टेशन जारी रखते हैं, वो भी इन केसेस को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये चारों फेजेस डीबीटी में होते हैं।
सो ये बहुत इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान होता है। इसी तरह से स्टेज वाइज अप्रोच इसमें होती है। इसमें देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो इस वक्त किस हालत में है, किस स्टेज पे है, क्या बिगिनर स्टेज पे है, उसका किस लेवल पे है, अब किस किस्म की चेंज अब उसको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग लेके चला जाता है डीबीटी में। अब डीबीटी जो 6 मंथ्स के लिए होता है और अक्सर इसको 2 दफा किया जाता है, यानी 1 साल तक ये थेरेपी चलती रहती है। तो जो 6 मंथ का दौरानिया होता है फर्स्ट टाइम, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं, ये जो चारों स्किल्स हैं, ये किस तरह से चलती हैं कि सबसे पहले माइंडफुलनेस के 2 वीक्स, देन इमोशन रेगुलेशन के 6 वीक्स, फिर माइंडफुलनेस के 2 वीक्स, और देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस के 6 वीक्स, अगेन माइंडफुलनेस के 2 वीक्स, क्योंकि हमने बात की थी माइंडफुलनेस के बेस में होती है। तो हर दूसरे मॉड्यूल से पहले आप देख रहे हैं कि 2 वीक्स माइंडफुलनेस के हैं। तो इस तरह इन चारों के 6 वीक्स हो जाते हैं, जो कि कुल मिला के फिर 6 मंथ्स बन जाते हैं। 24 वीक्स हो जाते हैं और ये 6 मंथ्स तक ये थेरेपी का पहला फेज कंप्लीट हो जाता है। फिर अगेन इसको रिपीट किया जाता है और इस तरह ये 1 साल बन जाता है। तो डीबीटी की बेसिक्स आपने देखी कि इसमें इंडिविजुअल थेरेपी है, जिसमें सेल्फ इंजरी को पहले टारगेट किया जाता है। जाहिर है हम डीबीटी फॉर सेल्फ हार्म की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो इंडिविजुअल थेरेपी है उसमें किसको टारगेट किया जा रहा है, सेल्फ इंजरी को, या सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर्स हैं या सुसाइडल थॉट्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। देन ग्रुप थेरेपी है, तो वहां पर डिस्ट्रेस टॉलरेंस सिखाया जाता है, यानी किस तरह से डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना है। शेयरिंग होती है, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से टॉलरेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कौन कौन सी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर सुसाइडल थॉट्स हैं या अटेम्प्ट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, तो वो शेयर नहीं करने देने उन्हें, ये शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक कॉज ये भी हो सकती है कि अगर सुसाइडल स्टोरी कोई सुनता है तो वो भी एक तरह का ट्रिगर बन सकता है। तो वहां पे वो इस किस्म की कोई बात नहीं कर सकते हैं ग्रुप सेशंस में। अगर ऐसी कोई बात उन्हें शेयर करनी होगी तो वो इंडिविजुअल थेरेपी के दौरान कर सकते हैं। देन थेरेपिस्ट की कंसल्टेशन की हमने बात की थी कि थेरेपिस्ट आपस में मिलते हैं और जो उनका काम है, जो उनके केसेस हैं, उनकी वो बात एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं। देन कोचिंग ऑन डिमांड है, जो हम बात कर रहे थे कि फोन कोचिंग है। जैसे ही कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो वहां पर इसकी भी अलाउंस होती है, यानी टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस दौरान जो पेशेंट्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं और आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो हमने बात की थी स्टेज वाइज होता है। प्री ट्रीटमेंट होता है 4 to 6 वीक्स का। पहले सिखाया जाता है कि डीबीटी बेसिकली है क्या, डायलेक्ट्स क्या है और डीबीटी के गोल्स क्या होंगे। तो ये स्टार्ट में होता है प्री ट्रीटमेंट, 1 महीने से या 1.5 महीने तक हो सकता है। इसमें मोटिवेशन को इन्हेंस किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इस थेरेपी का हिस्सा रहें, और उनकी कमिटमेंट को इन्हेंस किया जाता है। यहाँ पे फिर स्टेज नंबर 1 है, यहाँ पर कमिटमेंट, सेफ्टी और स्टेबिलिटी पे वर्क किया जाता है। और यहाँ जो लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स हैं, जो सुसाइडल थॉट्स हैं, सेल्फ हार्म है, सबसे पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ें हैं ना, उनको टारगेट किया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं जो थेरेपी को इंटरफेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो आते नहीं हैं थेरेपी में या लेट आते हैं, तो इस तरह की जो बिहेवियर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। और फिर जो लाइफ की क्वालिटी को इम्पेक्ट करने वाली बिहेवियर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो ये स्टेज नंबर 1 है। देन स्टेज 2, सिम्टम रिडक्शन। यहाँ पर गोल क्या होता है कि उनके सिम्टम्स को कम करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रॉमा को टारगेट किया जाता है, या अगर पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी अगर उनको साथ में है तो उसको टारगेट किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, अक्सर देखा गया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी ट्रॉमा के साथ ये भी चल रहे होते हैं। देन अगर कोई मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो अब ये चीज़ें टारगेट की जा रही होती हैं स्टेज नंबर 2 पे। देन जो लास्ट स्टेज है वहाँ पे इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है एक्सेप्टेंस और चेंज पे। इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि एक्सेप्टेंस और चेंज डीबीटी में किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर उनकी लो सेल्फ एस्टीम को टारगेट किया जा रहा होता है, यानी इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स सिखाई जा रही है। रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको अक्सर नहीं आती है, जिस वजह से वो लाइफ एंड करने तक का सोच लेते हैं। तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से ये टोटल 4 स्टेजेस हो गए। तो हमने देखा कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी है ये, इसमें कितना कुछ है कि वो कितना कुछ लर्न कर सकते हैं, कितनी स्किल्स वो सीखते हैं इंडिविजुअली भी, ग्रुप सेशंस में भी, फोन कॉल्स के थ्रू भी। तो जो 4 मॉड्यूल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे डीबीटी के, डीबीटी इन 4 मॉड्यूल से बनती है। माइंडफुलनेस है, इस पे हम बात कर चुके हैं। देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस है, इमोशनल रेगुलेशन है, और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। डायलेक्ट्स पे हम बात कर चुके हैं। तो सेल्फ हार्म और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए डायलेक्टिकल थिंकिंग किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि एक्सेप्टेंस और चेंज दिखने में कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैं, ऑपोजिट्स लग रहे हैं कि या तो एक्सेप्टेंस होती है या चेंज होती है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। ये लाइफ जो है वो डायलेक्टिकल नेचर होता है लाइफ का। इसी तरह से जब हम सेल्फ हार्म और सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पे डायलेक्टिकल थिंकिंग का, कि पेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यस पेन और डिस्ट्रेस मौजूद है उनकी लाइफ में, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो चेंज का पोटेंशियल मौजूद है उन इंडिविजुअल्स में और ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है, तो उसको एक्नॉलेज किया जाना भी जरूरी है। और इस चीज को समझना जरूरी है कि एक्सेप्टेंस और चेंज जो जाहिरी तौर पे तो ऑपोजिट्स लग रहे हैं, लेकिन ये एक साथ चलते हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये सेंस उन्हें समझ आ जाता है तो वो अपनी फीलिंग्स को तो वैलिडेट करेंगे, अपनी स्ट्रगल्स को भी वैलिडेट करेंगे, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में वो साथ साथ वर्क भी करेंगे, यानी एक्सेप्टेंस भी होगी और चेंज के लिए वो स्किल्स भी सीखेंगे और वर्क भी करेंगे। चैलेंजिंग एक्सट्रीम थिंकिंग को चैलेंज करना है। सुसाइडल थॉट या सेल्फ हार्म किस वजह से ये हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है या कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है। यहाँ भी ऑपोजिट्स की बात आ रही है, डायलेक्ट्स। दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी समझना है, चीजें जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, ग्रे के शेड्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लाइफ जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ऑल और नथिंग नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें ये चीज भी समझाई जा रही होती है डायलेक्टिकल थिंकिंग। पैराडॉक्सिस को एम्ब्रेस करना है। अक्सर देखा गया है कि पर्सपेक्टिव्स नहीं समझ आ रहे होते हैं ऐसे क्लाइंट्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं समझ आ रहे होते हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट सबसे पहले उन्हें, जो हमने बात की थी कि स्टार्ट में जो होता है प्री ट्रीटमेंट, वहां पर उन्हें ये चीजें समझाई जा रही होती हैं और सिखाई जा रही होती हैं कि डिफिकल्ट जो इमोशंस हैं वो एक तरह से चैलेंजेस हैं आपके लिए, वो उनके थ्रू अपने कॉन्फिडेंस और चेंज हासिल करना है, उन पे वर्क करके। तो इस तरह से एक रिजिलियंट माइंडसेट उनका बनाया जाता है कि वो कोप कर सकें। देन इनहेंसिंग इमोशनल रेगुलेशन, तो इमोशनल रेगुलेशन की तो पूरा एक स्किल सेट मौजूद है डीबीटी में, तो डायलेक्टिकल थिंकिंग भी उसमें हेल्प करती है कि किस तरह से वो अपने इंटेंस इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं।
जाहिर है जब वो इमोशंस को पहले एक्सेप्ट करेंगे, अब तक तो वो अपने इमोशंस को बुरा समझते रहे, यहाँ पर उनकी वैलिडेशन आती है पहले कि आप एक्सेप्टेंस है। जब एक्सेप्ट कर पाएंगे, जब माइंडफुल रह के आप समझ पाएंगे इमोशंस को, तब आप उनको चेंज कर सकते हैं। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टिव कोपिंग। अब डायलेक्टिकल थिंकिंग है जो बात कर रही है कि आपने एक्सेप्ट भी करना है और फिर चेंज ग्रोथ के लिए वर्क करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है उसको चूज करना है। यहाँ पर उनका जो माइंड है वो ओपन हो जाता है। जब प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं तो वो फिर बेहतर अंदाज में कोप कर पा रहे होते हैं। सो हमारा फिफ्थ मॉड्यूल है इमोशन रेगुलेशन स्किल्स फॉर सुसाइड और सेल्फ हार्म मैनेजमेंट। अब यहाँ पर बाकायदा जो स्किल्स के सेट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं? तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले, क्योंकि हम इमोशन रेगुलेशन की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस होगी, वो इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाएं, उनके पास वोकेबलरी होगी, वो बता पाएं कि वो कैसे कैसा फील कर रहे हैं, कौन से इमोशंस इस वक्त वो फील कर रहे हैं। और इसके साथ माइंडफुलनेस की स्किल्स, हमने बात की थी माइंडफुलनेस हर स्किल सेट का हिस्सा होगा। तो माइंडफुलनेस क्या करेगी, किस चीज में हेल्प करेगी? उन्हें काम डाउन करती है, उनकी एक्शंस को गाइड करती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। जब मेंटल क्लैरिटी होगी, उन्हें पता होगा वो क्या करना कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इसलिए माइंडफुलनेस स्किल्स सबसे पहले माइंडफुलनेस स्किल्स होती हैं। देन कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब जो हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स हैं या, अब उन पे वर्क किया जा सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस माइंडफुलनेस पे हम वर्क कर चुके हैं। अब उन्हें ये फील नहीं होगा कि दे आर द प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेप्टेंस और माइंडफुलनेस आ चुकी है, उन्हें वैलिडेशन मिल चुकी है। तो अब टाइम है कि कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी कि आप किस तरह से चेंज करना है उन थॉट्स को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और नए पर्सपेक्टिव्स किस तरह से हासिल करने। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो इमोशन रेगुलेशन स्किल्स हैं। यहाँ पर एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए अलग अलग से दी गई हैं। तो हम पहले जो है एडल्ट्स वाली स्किल्स देखते हैं। देन एडेप्टेबिलिटी, अडाप्ट करना, यानी एक इमोशन है, आपने माइंडफुल होकर उसको समझा है, परखा है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, देन आप उसे अडाप्ट भी कर सकते हैं कि ओके दिस इज एंगर, दिस इज होपलेसनेस, दिस इज एक्सट्रीम सैडनेस। अब आप उसे उस सिचुएशन को अडाप्ट कर सकते हैं जिसमें वो आप इमोशंस को फेस कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स और ये स्किल्स उन्हें सिखाई जा रही होती हैं कि किस तरह से उन्होंने अडाप्ट किया। सेल्फ कंपैशन, तो स्किल्स की बात हो रही है। सेल्फ कंपैशन तो ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए प्यार से सोच रहे हैं, बल्कि वो सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव इमोशंस पे वर्क कर रहे हैं। इमोशन रेगुलेशन के लिए जरूरी नहीं कि नेगेटिव इमोशंस को कम किया जाए, बल्कि जब आप पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाते हैं, तब भी आपके डायरेक्टली नेगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। आप ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं, इंजॉयबल चीजें करते हैं, जो चीजें आपको पसंद है, जो हॉबीज आपको पसंद है, उनमें जब आप इंडल्ज हो रहे होते हैं, तो ये भी एक सेल्फ कंपैशन है। इसी तरह से सीकिंग इमोशनल सपोर्ट, खुद से भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जाहिर है जब वो स्किल सीखते हैं तो वो अपने आप से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों से कर सकते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट जरूरी होती है। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनसे सीखी जाए, थेरेपिस्ट से सीखी जा सकती है इमोशनल सपोर्ट। तो ये वो स्किल्स हैं कि जब मुश्किल हालात आएंगे और उनके इमोशन इंटेंस होंगे, तो वो फिर अपने इमोशंस पर काबू रख पाएंगे। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जिन स्किल्स की हमने बात की है। अडेप्टेबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कंपैशन है, कॉग्निटिव रीअप्रेजल है और माइंडफुल अवेयरनेस है। तो ये सारी चीज़ें उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प कर रही होती हैं।
इसके अलावा कुछ और भी स्किल्स हैं, जिस तरह के ABC प्लीज। अब ये होता है कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनको एब्रीविएशंस की सूरत में, शॉर्टकट्स की सूरत में स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे ABC और ABC प्लीज। ये एक कंप्लीट एक स्किल सेट है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। तो ए से क्या बनता है? एक्यूमुलेट पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस को आपने जमा करना है, पॉजिटिव इमोशंस के लिए वर्क करना है, आपने अपनी खुशी के लिए वर्क करना है, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू है, चाहे वो एक्टिविटीज के थ्रू है, हॉबीज के थ्रू है, सेल्फ केयर के थ्रू है। पॉजिटिव इमोशंस आपको किस तरह से मिलते हैं? आपने पॉजिटिव इमोशंस कलेक्ट करने, एक्यूमुलेट करने, उन पे वर्क करना। तो ये ए हो गया। अब उन्हें याद होगा कि ABC स्किल कौन सी है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं हैव यू वर्कड ऑन द ABC स्किल, तो फिर वो बताती हैं। देन बिल्ड मास्टरी। अब हर इंसान की कोई ना कोई हॉबीज होती हैं, कोई ऐसे गोल्स होते हैं, उनका लाइफ पर्पस होता है, वो करना चाहते हैं कुछ। हर इंसान का ये होता है ना कि कुछ ऐसा लाजमी होता है उनकी लाइफ में कि वो जब करते हैं तो उन्हें टाइम का एहसास नहीं होता, वो उसको रियली इंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसमें मास्टरी हासिल करनी है। जो चीज़ आपको कॉम्पिटेंट फील करवाती है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है, उसे आपने डेली करना है। तो मास्टरी आप कैसे गेन करते हैं? जब आप उसे रिपीटेडली करते रहते हैं, तो आप उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और उसके मास्टर भी बनते जाते हैं। तो B स्टैंड्स फॉर बिल्ड मास्टरी, और C है कोप अहेड। आपने पहले से प्लान करना है। अगर एंगर की सिचुएशन आ जाती है, अगर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, अगर एक्सट्रीम सैडनेस आ जाती है, होपलेसनेस फील होती है, इंटेंस इमोशंस होते हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाए, हम क्या करेंगे? आप पहले से सोचें कि कैसे कोप करना है। तो उस वक्त फौरन से आप स्किल्स याद नहीं कर सकते कि इस टाइम में मुझे ये करना है, लेकिन जब आप प्लान कर चुके होंगे फिर आपको आसानी होगी। तो आपके पास वो एक्शन प्लान होगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आपने ये करना है, और वो अगर रिटर्न फॉर्म में है तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे ही आप इमोशनल होंगे और नेगेटिव इमोशंस किसी सूरत में आएंगे तो आप उस प्लान को यूज कर सकते हैं। तो ये कोप अहेड है, और ये ओवरऑल जो ABC स्किल हो गई। तो ABC प्लीज क्या है? अब हम प्लीज की तरफ जाते हैं। PLEASE, तो इसकी ये भी एब्रीवेशन है। P फॉर फिजिकल। फिजिकल केयर किस तरह करनी है? टीथ ब्रश करने हैं, हेयर ब्रश करने हैं, फेस वॉश, क्लीन क्लोथ्स, शॉवर लेना है, ये फिजिकल हो गए। प्लीज में जो L है, इट स्टैंड्स फॉर कि इलनेस को आपने ट्रीट करना है। किस तरह से? फिजिकल इलनेस है तो डॉक्टर थेरेपी लेनी है आपने, मेडिकेशंस अगर कोई प्रेस्क्राइब की गई हैं तो वो आपने लेनी है, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो डेंटिस्ट विजिट करना है आपने। ये हो गया L। देन E है कि रेगुलरली आपने ईट करना है। अब साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स खाना खाया जाता है ना वैसे, लेकिन इसको बढ़ाया जाए, खाने की मिकदार को कम कर दिया जाए, यानी रेगुलरली आप ईट कर रहे होते हैं 6 to 8 टाइम्स, थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको एनर्जी मिलती रहती है। आप अपने एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी तो होता है ना इमोशंस के लिए, कि किस तरह से आप कोप करेंगे, अपनी एनर्जी से भी आप कोप कर पाते हैं। अक्सर जो होता है एंगर होता है या इस तरह के इमोशंस है जो इंटेंस होते हैं, वो हंगर की वजह से भी हो सकते हैं। तो रेगुलरली आपने ईट करना है। आपकी जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। देन A स्टैंड्स फॉर अवॉइड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही, आपने उसे अवॉइड करना है। वो स्किल्स भी हो सकती हैं, इसीलिए इतनी बेशुमार स्किल्स हैं इसमें कि कुछ चीजें आपके लिए वर्क कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी। जो नहीं कर रही आप उसे छोड़ दें, दूसरी चीजें ट्राई करें। इसी तरह से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ चुके हैं अपनी, तो आपने इसको भी अवॉइड करना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से लेना स्टार्ट करेंगे। तो A स्टैंड्स फॉर दिस। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना छोड़ देंगे। देन S स्टैंड्स फॉर स्लीप। आपने रेस्ट करना है। आपको आप जानते होंगे कि स्लीप की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, डाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्लीप की। तो प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए।
स्लीप की, और पुरसकून नींद होनी चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो आपने आराम भी करना है। तो ये एस हो गया, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज और स्ट्रेच। आप योगा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकली आप मूव कर रहे हैं, और इस अंदाज में कि जो आपको अच्छा भी फील हो। नहीं, ऐसा ना हो कि आप उसको बर्डन के तौर पे करें। तो ये ABC प्लीज स्किल हो गई। फिर कुछ बच्चों के लिए इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ एक कोटेशन है कि बच्चों को हम कभी भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डायरेक्टली भागने लग जाएं। जाहिर है पहले वो चलना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हमें बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो खुद ही खुद को रेगुलेट कर लेंगे, यानी अपने इमोशंस को वो खुद रेगुलेट कर लेंगे। हमें उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये एक स्किल है जो वो हमसे सीखेंगे। हम जिस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे उनके सामने, उसी तरह से वो करेंगे। तो इमोशनल रेगुलेशन को फॉस्टर करना है बच्चों में। आप जिस तरह से खुद इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होंगे, आपने इमोशनल रेगुलेशन सीखी होगी। इमोशन से अवेयरनेस, इमोशंस के नाम का पता होना, जैसे हमने बात की थी खुद एडल्ट्स के लिए, उसी तरह बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। उनके सामने इमोशनल रेगुलेशन को मॉडल करना कि वो आपको देख के कर सकें, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना जहाँ पे वैलिडेशन हो, जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो। कोपिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जा रही हूँ। अब जो हम ऊपर स्किल्स की और स्ट्रेटेजीज की बात करें, उन्हें सिखा रहे हैं। जो चीज़ें 5 से 6 साल का बच्चा सीख सकता है, हम उन्हें वो सिखा रहे हैं एटलीस्ट। इस तरह से फिर जिस तरह से वो एज करते जाते हैं, हम उन्हें वो स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं और एम्पैथी को प्रमोट कर रहे हो। और जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं, तो उन्हें पता हो कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये स्किल्स भी हम उन्हें सिखा रहे हैं। तो यहाँ कुछ अब स्किल्स हैं। मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर, इसकी हम बात कर चुके हैं कि जैसे पेरेंट्स अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे होंगे, उसी तरह से बच्चे भी कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होगी, तो बच्चे भी फिर उनको कॉपी करते हैं। तो बच्चे पेरेंट्स जो रोल मॉडल्स होते हैं, अगर उनका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, बच्चे भी उसी तरह से करेंगे। स्ट्रेसर्स के, जब स्ट्रेसर्स को फेस करना हो, तब भी उन्हें पॉजिटिवली डील करना सिखाना है बच्चों को। डिले रिस्पॉन्स टाइम, हम जानते हैं कि जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है, तो थोड़ी देर के लिए होता है। हम देखते हैं ना कि एंगर भी अगर है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, फ्रस्ट्रेशन है वो कुछ देर के लिए होती है। तो इस तरह के इमोशंस स्ट्रेस के साथ बढ़ सकते हैं, तो वो काम डाउन होने में थोड़ी सी देर लगती है। तो अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपने फौरन से रिस्पॉन्ड नहीं करना, डिले द रिस्पॉन्स टाइम, ये भी एक स्किल है जो बच्चों को सिखाई जा सकती है कि इमीडिएट आपने रिएक्शन नहीं देना किसी चीज का। तो इससे क्या होता है कि वो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो सेटल डाउन हो जाता है, और फिर क्या होता है कि बेहतर तौर पे वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल टाइम से निकल जाएंगे। उनका जो फिर रिस्पॉन्स है वो कम इंटेंस होगा। ये कोर स्किल हो सकती है। इस तरह से डेवलपिंग इमोशनल वोकेबुलरी, इसकी हम बात कर चुके हैं पहले, कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएं। उन्हें तमाम इमोशंस के नाम आने चाहिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो उसको अपनी जबान से आर्टिकुलेट कर पाएं, वो बता पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं। इस तरह से उनकी सेल्फ अवेयरनेस में भी इजाफा होता है, और इमोशनल आउटबर्स्ट, एंगर आउटबर्स्ट जो होते हैं, उनमें भी कमी हो सकती है। एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना ज़रूरी है, घर पे भी और स्कूल पे भी। अगर आपने ऐसा किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है। तो जब उन्हें ये चीज़ मालूम होती है, तो वो फिर बिहेव करने से पहले सोचते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा अगर किया तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। और लेट देम डिटेक्ट स्ट्रेस, कि उन्हें फेस करने दिया जाए स्ट्रेस। उन्हें पता हो कि उनका किस चीज़ से उन्हें स्ट्रेस होता है, वो अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, उनकी बात कर पाए, यानी किस चीज़ से वो स्ट्रेस उन्हें होता है। पेरेंट्स की सेपरेशन से फॉर एग्जांपल अगर उन्हें स्ट्रेस होता है, या अगर फ्रेंड्स के साथ उनका कोई झगड़ा हो जाता है,
बहस हो जाती है, उससे स्ट्रेस होता है। तो जब वो पहले से इस चीज को समझते होंगे, इस कॉन्सेप्ट को, तो हम एक तरह से उन्हें एम्पावर कर रहे होंगे कि आपने अपने इमोशंस को पहले तो अंडरस्टैंड करके, आइडेंटिफाई करके किस तरह से बिहेव करना है, एक मैच्योर वे में किस तरह से कोप करके आपने बिहेव करना है। तो ये कुछ स्किल्स थी जो हम बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारी डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स, ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट करनी है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डिस्कशंस हैं अब तक जो हमने स्टडी किया उस हवाले से, तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि इनकी कोई वर्कशीट्स वगैरह भी अवेलेबल है या जस्ट ये थोड़ा मतलब टॉक थेरेपी के थ्रू सेशन बाय सेशन हम इनको कवर करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, इसकी वर्कशीट जो है जैसे ही हमारे मॉड्यूल्स एंड होंगे तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस भी करेंगे। और हैं बिल्कुल इसकी वर्कशीट्स हैं, डीबीटी की वर्कशीट, जो इसकी स्किल्स की हम बात करें, इन तमाम स्किल्स की वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। ओके सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था मेरा। राइट, वेलकम। हाँ, आई थिंक डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सर मैं पूछना चाह रहा था ये जो डायलैक्टिक्स है इसका बेसिकली क्या फॉर्म क्या है? इसका बेसिकली मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या था इसके पीछे, जो डायलैक्टिक्स यानी ऑपोजिट्स हैं उनको हमने मैनेज करना है। हाँ, डायलैक्टिक्स जो है ये फलसफे से आया है ये कॉन्सेप्ट ना। तो ऐसा है कि जो हमारी जिंदगी हमारी लाइफ है, ये इसका डायलेक्टिकल नेचर होता है, यानी इसमें जो चीजें हमें ऑपोजिट लग रही होती हैं ना, तो वो ऑपोजिट होती नहीं है, को एग्जिस्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर लाइफ एंड डेथ को आप देख लें, क्योंकि हमारा कोर्स सेल्फ हार्म और सुसाइड से रिलेटेड है। तो लाइफ और डेथ को हम देखें तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिट्स हैं, लेकिन ये को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर लाइफ होगी तभी डेथ होगी, और डेथ उसी लाइफ के एंड होने का नाम है। इसी तरह से खुशी और गमी की हम बात कर चुके हैं, यानी ये लग रहे हमें ऑपोजिट्स होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चेंज के लिए, कि वो चेंज को नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जा रहा था, कि शायद उनके सेल्फ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनको चेंज किया जाना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। चेंज हर एक की लाइफ के लिए ज़रूरी है, और चेंज वाहिद वो चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। नहीं, चेंज तो लगातार होती रहती है वैसे भी। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस और चेंज को इस थेरेपी में डायलेक्ट्स के तौर पे पेश किया गया कि ये दोनों चीजें ऑपोजिट लगती हैं लेकिन ऑपोजिट है नहीं। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सर ये बताएं कि इससे हम कैसे इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के जरिए? ठीक है, आपके इस क्वेश्चन को हम इस सेशन का भी 1 मिनट रह गया ना, तो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस से पहले, सबसे पहले तो हम इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जो भी इंटेंस इमोशन आया है आपने उसको एक्सेप्ट किया है। अब तक तो क्लाइंट ने एक्सेप्टेंस ही नहीं सीखी थी, वो तो एकदम से रिएक्शन पे जाता था। रिएक्शन की वजह से वो इमोशन मजीद इंटेंस हो जाता था, वो तकलीफ, उसकी इमोशनल पेन बढ़ जाता था। तो सबसे पहले तो बात एक्सेप्टेंस से स्टार्ट हो रही है कि उसको आपने समझना है कि ये इमोशन कौन सा है, और आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि ये, हाँ ये है, ये इमोशन, ये तकलीफ मौजूद है। तो ये हमारे कोर्स के 10 मॉड्यूल्स हैं। 5 मॉड्यूल्स जो हम कर चुके थे उनका हम रिकैप करते हैं अभी शॉर्टली। तो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा था कि डीबीटी का इंट्रोडक्शन और सुसाइड सेल्फ हार्म प्रिवेंशन। तो जब हम डीबीटी की बात करते हैं, ये ऐसी साइकोथेरेपी है और इस तरह का इसमें है कि माइंडफुलनेस बेस्ड है सबसे पहले। देन
गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर हम सुसाइड और सेल्फ हार्म के लिए देखते हैं तो टॉप पे हमें डीबीटी मिलती है। तो डीबीटी जो है वो बेसिकली बनी ही इसलिए थी कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सुसाइडल क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए बनाई गई थी। तो इसमें कंपैशनेट एक तो अप्रोच है, सेल्फ लव सिखाया जाता है और नॉन जजमेंटल है कि इसमें उनको उनके बिहेवियर्स पे जज नहीं किया जा रहा होता, उनको जो उनकी इमोशंस है उनको वैलिडेट किया जा रहा होता है, समझा जा रहा होता है, उनको जजमेंटल अप्रोच ये नहीं है। तो सीबीटी से थोड़ी ये डिफरेंट है। ये किस तरह से, इसकी हम आगे जाके बात करते हैं। तो इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली। माइंडफुलनेस सबसे पहले है, देन इमोशन रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी ये 4 स्किल्स जो है सिखाई जाएंगी इसमें। तो माइंडफुलनेस जो है वो अवेयरनेस कल्टीवेट करता है, प्रेजेंस में रहना सिखाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहना। देन इमोशन रेगुलेशन, इंटेंस इमोशंस को मैनेज करना, इसमें ये स्किल सिखाई जाती है। देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस की किस तरह से आप मुश्किल सिचुएशन में, क्राइसिस में किस तरह से आप टॉलरेट कर सकते हैं उस टाइम को और उससे आगे आप गुजर सकते हैं। और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू उन्हें किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे वर्क होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सुसाइड के रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हमने डीबीटी को देखा कि वो किस तरह की थेरेपी है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है सुसाइड रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ फैक्टर्स आ सकते हैं, लाइक डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज के प्रॉब्लम्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो सुसाइड के रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इन लोगों को ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं और सुसाइड का रिस्क जो इनके लिए ज्यादा हो सकता है। तो हेल्थ फैक्टर्स में ही आके हम देखें तो फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी कुछ हो सकती हैं, कोई सिवियर कंडीशंस हो, पेनफुल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि वो लोग लाइफ से तंग आ सकते हैं, या डिसेबिलिटी हो सकती है कि वो खुद को बोझ फील कर सकते हैं, तो उनको फिर ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। एक और चीज़ है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई हिट हो जाता है ब्रेन को तो वहां पर कोई इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं या न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं कि उनको फिर सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं और उनका जो बिहेवियर वो सुसाइडल हो सकता है। देन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि अगर तो इस तरह की हिस्ट्री भी है क्लाइंट्स की कि उनको डिप्रेशन वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, देन उनको एक्सेस है लीथल मीन्स का, यानी कि फायर आर्म्स, इस तरह की चीजें जिनसे वो अपनी डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर उनका एक्सेस है तो फिर ये एक ऐसा फैक्टर है एनवायरमेंटल के जो रिस्क को बढ़ा सकता है। इसी तरह से प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, हेरासमेंट है, बुलिंग है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की चीजें जो डेली बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली उनको स्ट्रेस में रखती है। तो ये ऐसी चीज हो सकती है कि जो इन्वायरमेंट से उनके लिए एक रिस्क का फैक्टर हो सकता है। देन स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, रिजेक्शन, डिवोर्स, फाइनेंशियल इश्यूज, तो ये चीजें जो हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की वजह बन सकती है, लेकिन इसके बेस में डिप्रेशन और होपलेसनेस पाई जा रही होगी पहले तो, देन ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है वो उसको एग्जेजरेट करेंगे। इसी तरह से किसी दूसरे की सुसाइड का एक्सपोजर जो है वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई स्टोरी ऐसी सुन ली है या फिर किसी को देख लिया इस तरह करते हुए, तो ये चीज़ भी एक फैक्टर हो सकती है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं कि कौन से लोग रिस्क पे होते हैं सुसाइड के। तो एक तो ये कि वो पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट्स कर चुके होते हैं सुसाइड की। दूसरा ये होता है कि या तो उनकी फैमिली में से किसी ने सुसाइड की होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है सुसाइड की। थर्ड चीज़ ये है कि बचपन का कोई ट्रॉमा होता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई अब्यूज का सीन होता है या निगलेक्ट फेस किया उन्होंने, या कोई ट्रॉमा किसी किसी भी तरह का। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो बाद में लाइफ में उन्हें सुसाइडल थॉट्स का सामना हो सकता है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या मेजर्स कौन से हम ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि उन्हें मेंटल हेल्थ केयर तक एक्सेस दी जाए।
मेंटल हेल्थ केयर तक एक्सेस होना सबसे पहला प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है। देन कनेक्टेडनेस, डिप्रेशन में आप जानते हैं लोग तन्हा हो जाते हैं, तो जब कनेक्शन होगा, फैमिली सपोर्ट होगी, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट होगी, तो उनको एक बिलोंगिंगनेस का सेंस मिलता है इससे। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोपिंग स्किल्स, क्यों सुसाइड की तरफ जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स की कोई सोल्यूशन नहीं है, उनकी ऐसी स्किल्स नहीं होती, वो कोप नहीं कर पा रहे होते, दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे फिर डीबीटी आ जाती है कि जो इनको ये स्किल्स प्रोवाइड करती है। देन लीथल मीन्स जो हम बात कर रहे थे, फायर आर्म्स, पिस्टल, गन्स, इस तरह के ड्रग्स जो डेंजरस हो सकते हैं, तो उन तक इनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है। देन हमारे जो कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उनमें एक पर्पस का होना कि लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उनके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनका भी ऐसा होना जो सुसाइडल बिहेवियर को डिस्करेज करता हो, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारा सेकंड मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। अब इसमें यूँ होता है कि पहले तो हम समझेंगे क्या है सुसाइड और नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी और सेल्फ हार्म, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सुसाइडल अटेम्प्ट कब होती है? जब इंसान खुद को अपनी जान लेने के लिए कोशिश करता है, ठीक है, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट है। अब इसमें हो भी सकती है, अगर वो कामयाब हो जाए तो ये सुसाइड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। देन एक है सेल्फ हार्म के नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, इसमें उसकी इंटेंशन जो है वो मरने की नहीं होती, सिर्फ खुद को तकलीफ देने की होती है। देन है सेल्फ हार्म। अब सेल्फ हार्म में दोनों चीजें आ जाती हैं, डेथ की इंटेंशन के साथ भी हो सकता है सेल्फ हार्म, विदाउट भी हो सकता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम आगे देखते हैं। ये सुसाइड जो है वो एक कम्प्लेक्स फिनोमेनन है। इससे ये मुराद है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द ब्लू कोई बंदा एकदम से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, ऐसा नहीं होता। उनकी उन्होंने बचपन में कोई ट्रॉमा फेस किया होता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, और इस वक्त भी वो डिप्रेशन या बाइपोलर इस तरह के, या स्किज़ोफ्रेनिया जो भी हम बात कर रहे थे, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इनमें से कोई चीज वो फेस कर रहे होते हैं करंटली भी। और उसके उसको जाके अब के जो हालात होते हैं, चाहे वो रिलेशन के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की जो चीजें हैं, जिस तरह के भी मुश्किल हालात हैं लाइफ के, एडवर्स लाइफ इवेंट्स हैं, वो उसको ट्रिगर करते हैं, एग्जेजरेट करते हैं। तो इस तरह होता है। तो सुसाइड और सेल्फ हार्म इतना ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसमें काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। तो इसको हम इस कम्प्लेक्सिटी को कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके नेचर को समझे कि मल्टी फेसेटेड है। इसमें इसके बियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी, और सोशल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके। देन जो इमोशनल पेन है उसको समझना जरूरी है, कोई क्यों इस तरह से कर रहा है सेल्फ हार्म, वो इमोशनल पेन को नम करने के लिए इस तरह कर रहे हैं, कि उस इमोशनल पेन को समझना जरूरी होता है। देन जो अभी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं उनको स्टडी करना, उनको एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। देन स्टिग्मा को समझना कि उस सोसाइटी में स्टिग्मा का क्या किरदार है, क्योंकि इस वजह से लोग फिर अक्सर हेल्प नहीं ले रहे होते हैं। देन सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स में क्या कनेक्शन है, यानी कि थॉट्स पे भी हमने देखना है कि ऐसी क्या थॉट्स हैं जो वो सोच रहे हैं, क्यों उन्हें लाइफ इतनी मुश्किल लग रही है, या क्या चल रहा है, कौन से इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो वो लाइफ को एंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम सेल्फ हार्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेल्फ हार्म में दोनों चीजें आ गई, जैसे कि अभी हमने देखा, वो डेथ से रिलेटेड भी हो सकता है और इंजरी से रिलेटेड भी हो सकता है। देन कल्चरल और कॉन्टेक्सुअल फैक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि इन्वायरमेंटल और सोसाइटल फैक्टर्स क्या हैं, किस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी उनके होते हैं, इसका भी रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ज्यादातर देखा गया है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बेसिकली जिसके लिए डीबीटी बनी थी, कि बीपीडी जो है वो उनको ज्यादा ये इश्यूज होते हैं सुसाइडल और सेल्फ हार्म से रिलेटेड। इसी तरह से कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो इसका भी रिलेशनशिप देखा गया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ सुसाइड होती है। देन
ट्रॉमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है कि अक्सर देखा गया कि बचपन में इन्होंने ट्रॉमा फेस किया होता है, अक्सर सुसाइडल पेशेंट्स में। सोशल फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है उसे भी समझना ज़रूरी है कि उनकी कैसे हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, फैमिली डायनामिक्स कैसे हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, और उनकी कम्युनिटी में आया इस तरह की कोई रिसोर्सेज हैं, हेल्प वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या हालात हैं। तो इन चीज़ों को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डीबीटी जैसी कोई अप्रोच होनी चाहिए। तो वो तो और कोई नहीं है, सिर्फ डीबीटी ही है। ऐसी अप्रोच तो और कोई है नहीं है, ऐसी एविडेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड जो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करती हो, जो कि कंपैशनेट और नॉन जजमेंटल अप्रोच है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि थेरेपी की तरफ लेकर आना ऐसे क्लाइंट्स को। पाकिस्तान में अगर हम सेल्फ हार्म को देखें तो कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? स्टिग्मा का बहुत ज़्यादा इशू है हमारे यहाँ, कि जजमेंट का खौफ होता है कि हम ये रॉन्ग कर रहे हैं, ये तो रिलीजन के भी खिलाफ है ये चीज़, हालांकि उनके पेन को नहीं समझा जा रहा होता। तो इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, ये एक बड़ा इशू है। देन कल्चरल नॉर्म्स और जेंडर रोल्स का भी लिंक होता है। अक्सर देखा गया है कि फीमेल्स पर जो है वो इनइक्वालिटीज उन्हें फेस करनी पड़ रही होती हैं। उनकी मेंटल वेलबींग, ज़्यादातर जो हमारी क्लाइंट्स भी होती हैं वो अक्सर फीमेल्स ही होती हैं। लेकिन ये चीज़ भी है इसके बरक्स के, मेल्स का जो सुसाइडल रेट है वो ज़्यादा ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। वो वुमेन से ज़्यादा है मैन का। उसकी भी रीजंस हैं। अब सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, हम जानते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर एक होता है, अर्निंग का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं, फिर एक ऐसा इमोशनल इंटेंस पेन होता है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो उनको इस तरफ ले जा सकता है, सेल्फ हार्म की तरफ। देन एक और बड़ा मसला है कि इतने प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, आबादी तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस ही नहीं, अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे यहाँ। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं जो सेल्फ हार्म में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। देन थर्ड मॉड्यूल हमारा है असेसिंग सुसाइड रिस्क एंड डेवलपिंग सेफ्टी प्लान्स। तो सुसाइड रिस्क को किस तरह से हम असेस कर सकते हैं, ये दो स्केल्स हैं और दो स्केल्स और क्वेश्चनियर्स हैं। तो इनकी पीडीएफ्स में आपसे शेयर कर दूंगा कि इनके यूज से अकॉर्डिंग टू रिसर्च बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है पेशेंट्स में, कि जब आप ये यूज करते हैं सुसाइड कॉग्निशंस का स्केल और पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन है जो कि बेसिकली डिप्रेशन का स्क्रीनर है, तो इनके यूज से जो सुसाइडल पेशेंट्स हैं तो वो इम्प्रूव हो जाते हैं, यानी कि सुसाइडल बिहेवियर उनका कम हो जाता है, सेल्फ हार्म जो है वो उनका कम हो जाता है। कुछ वार्निंग साइंस हैं कि जो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं, उनकी बातों में इस तरह की बातें हो सकती हैं कि वो मायूसी की बात कर रहे होंगे, खुद को मारने की बात कर सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि कोई जिंदा रहने का मकसद नहीं, बाकी बचा वजह नहीं है, या उन्हें अपना आप दूसरों पे बोझ महसूस हो रहा होता है, वो खुद को ट्रैप फील कर रहे होते हैं कि हम फंस गए हैं इस दुनिया में, जिंदगी में, या एक ना बर्दाश्त किया जा सकने वाला दर्द होता है। बिहेवियर में ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही होती हैं कि वो ऐसे तरीकों की तलाश में होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अपना जो कीमती सामान है वो लोगों को दे रहे होते हैं, गिफ्ट कर रहे होते हैं, एग्रेशन ज़्यादा पाया जा सकता है, फटीग होता है, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना होता है, यानी स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस आ जाती हैं, और ड्रग्स का यूज़ हो सकता है। तो ये इस तरह की बिहेवियर हो सकते हैं जो रिस्क को सिग्नल कर सकते हैं कि ये सुसाइडल हो सकते हैं। देन मूड में भी चेंजेस आती हैं जब कुछ इस तरह का करने वो जा रहे होते हैं।
तो हमने जैसे बात की डिप्रेशन एंजाइटी में इस तरह अक्सर होता है, इसी तरह से डिप्रेशन के जो कुछ सिम्टम्स हैं जिस तरह इरिटेबिलिटी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसे मूड में देर आर चांसेस कि वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं, सेल्फ हार्म की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से एंगर शेम जो फील होती है, ये मूड्स भी इससे रिलेट कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव चीज भी है, पॉजिटिव मूड है, वो है रिलीफ और सडन इम्प्रूवमेंट, कि वो अच्छा भी फील कर सकते हैं कि अब डेथ हो जाएगी और उनका ये प्रॉब्लम जो है वो एंड हो जाएगा। तो एकदम से अगर आपको रिलीफ नजर आता है तो ये भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसे हम समझ सकते हैं कि सुसाइड कंसिडर कर दे। सेल्फ हार्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में, इस टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का बताया जा रहा है कि सेल्फ हार्म की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसका ये मतलब है कि सेल्फ हार्म और सुसाइड में, सुसाइड जो है वो काफी अरसे बाद होता है, सुसाइड के अटेम्प्ट हो सकता है लास्ट टाइम उन्होंने 3-4 साल पहले अटेम्प्ट किया, लेकिन सेल्फ हार्म जो है वो रेगुलरली बेस पे हो रहा होता है, मे बी एवरी वीक और मंथ। मेथड्स कौन से यूज हो सकते हैं सेल्फ हार्म के लिए? यहाँ पर नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म की बात हो रही है, जो सेल्फ इंजरी है। कटिंग, बर्निंग एंड सेल्फ हिटिंग, हेड बैंगिंग इसमें हो सकता है, सेल्फ हिटिंग हो सकती है। और सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं? सेल्फ पॉइजनिंग है, फायर आर्म्स का यूज हो सकता है। सेवेरिटी, ये इतने सेवेयर नहीं समझा जाता जो सेल्फ इंजरी है, जबकि सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा सेवेयर होती हैं और अक्सर वो लीथल भी होती हैं, जानलेवा हो सकती हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है? ये तो सुसाइडल इम्पल्सिस से बचना चाह रहे होते हैं, इसलिए सेल्फ हार्म कर रहे होते हैं, जबकि सुसाइड अटेम्प्ट का पर्पस तो उनकी इंटेंशन तो डेथ की होती है। सो यहाँ एक और आप देख सकते हैं, एक इमेज है कि सेल्फ हार्म जो है वो सुसाइड तो नहीं है, लेकिन सुसाइड बन सकता है, क्योंकि अनइंटेंशनली भी डेथ्स अक्सर हो जाती हैं कि वो लोग खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइक बर्निंग और कटिंग, लेकिन अनइंटेंशनल डेथ हो जाती है। तो इसको हम अनइंटेंशनल सुसाइड कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ तो अटेम्प्टेड सुसाइड की वजह से वो डायरेक्टली सुसाइड हो जाएगी, उसको हम सुसाइड कहेंगे। लेकिन अगर जो इंटेंशन थी सेल्फ हार्म की थी, वो डेथ नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी डेथ हो गई, तो वो फिर अनइंटेंशनल सुसाइड कहलाएगी। लोग सेल्फ हार्म क्यों करते हैं? अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर सकते हैं। लॉस ऑफ अ पेरेंट, चाइल्डहुड इलनेस और सर्जरी, देन चाइल्डहुड सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज, फैमिली सब्सटेंस अब्यूज। अब ये सारी वजूहत हो सकती हैं। नेगेटिव बॉडी इमेज परसेप्शंस, जैसे हम इस वर्ड में कह सकते हैं कि उन्हें अपना आप नहीं अच्छा लगता जिस तरह से वो होते हैं। लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, चाइल्डहुड ट्रॉमा, निगलेक्ट फेस किया होता है उन्होंने, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली अटैचमेंट्स। अब ये वजूहत हो सकती हैं कि लोग सेल्फ हार्म क्यों करते हैं। देन अब किस लिए करते हैं, उनका मकसद क्या है, किस वजह से करते हैं, क्या रीजन? टू फील बेटर, वो खुद को अपनी फीलिंग्स को नम करना चाह रहे होते हैं सेल्फ हार्म के थ्रू, ताकि कुछ फील कर सकें, कुछ समथिंग फील कर सके, यानी कुछ फील कर सके, क्योंकि पेन तो हर वक्त वो फील करते ही रहते हैं, तो उसको नम करने के लिए वो कोई डिफरेंट फील करना चाह रहे होते हैं। अक्सर अपने इमोशनल पेन को कम्युनिकेट करने के लिए भी सेल्फ हार्म करते हैं, कि अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखा सकें कि हम खुद को हर्ट कर रहे हैं और हम इमोशनल पेन में हैं। एक और वजह ये हो सकती है कि वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करना चाह रहे होते हैं। अक्सर ये जो पेशेंट्स होते हैं वो पावरलेस होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल इस तरह से वही शो कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी पे तो कंट्रोल है, हम खुद को हार्म तो कर सकते हैं, इस सेंस में वो एक कंट्रोल शो कर रहे होते हैं। देन टू पनिश देमसेल्व्स, और अक्सर गिल्ट फील कर रहे होते हैं, तो वो खुद को पनिश भी करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप किसी शख्स से मिलते हैं जो सेल्फ हार्म कर रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? आप
उनसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं। आप नॉन जजमेंटल रहते हैं, उनको जज नहीं करेंगे कि वो कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। आपने उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको सुनना है, अपने सपोर्टिव होना है, लेकिन उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स किए बगैर। यानी ऑब्वियसली आप उनको शाबाश तो नहीं देंगे ना जो वो कर रहे हैं, उस चीज को तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप उस शख्स को जरूर सपोर्ट करेंगे, उसकी फीलिंग्स को सराहेंगे और उसकी हेल्प करने का तहैया करेंगे। देन अपने आप को आप एजुकेट कर सकते हैं सेल्फ हार्म के बारे में। अगर दूसरों की आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ हार्म के नो हाउ होना चाहिए इसका। देन आप उनके पेन को एक्नॉलेज करें। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉमिस नहीं करनी है कि आप उनके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा प्रॉमिस नहीं करना, क्योंकि बताना पड़ भी सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको बताना पड़ सकता है। और आपने इस सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना। अगर आपको कोई कट्स नजर आते हैं उनकी बॉडी पे, सेल्फ हार्म के निशानात ऐसे कोई हैं, तो आपने सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना, उस पर उनसे बात करनी है। तो आपने उनसे किस तरह से बात करनी है कि आपने बिहेवियर पे बात नहीं करनी, आपने उनकी फीलिंग्स पे बात करनी है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हुआ उनसे ये, क्या इमोशंस हैं उनके। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप उन्हें इनकरेज करेंगे कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें। तो अब डीबीटी के फंडामेंटल्स हम इस मॉड्यूल में देखते हैं। डीबीटी डायलेक्ट्स, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है। तो सबसे पहले चीज इसमें डायलेक्ट्स आते हैं। डायलेक्ट्स का ये मीनिंग है कि कुछ चीजें दिखने में ऑपोजिट होती हैं, लेकिन वो लाइफ में बाहर एक साथ शामिल होती हैं। जैसे दिन और रात है। अब दिन और रात ऑपोजिट्स हैं, लेकिन दोनों आते हैं, दोनों जरूरी होते हैं। इसी तरह से गमी और खुशी है, तो दोनों ही लाइफ का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ डीबीटी के अंदर भी एक्सेप्टेंस और चेंज है। इसको आज हम जो आगे हम अपने मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें इन डेप्थ देखेंगे, डायलेक्ट से रिलेटेड। तो इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि आप की लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो दिखने में ऑपोजिट होती हैं, आपको ऑपोजिट्स लग रही होती हैं, लेकिन वो एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं और दोनों एक साथ भी पाए जा सक रहे होते हैं। जिस तरह से एक्सेप्टेंस और चेंज है कि दिखने में तो ये ऑपोजिट्स हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस भी जरूरी है और चेंज भी जरूरी है। देन माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और इमोशनल रेगुलेशन, ये चार इसके प्रिंसिपल्स भी होते हैं और इसकी स्किल सेट्स भी होते हैं डीबीटी के। तो इनके अलग अलग मॉड्यूल्स इस कोर्स में शामिल हैं, हम उनको वहाँ पर देखते हैं। थेरेप्यूटिक अलायंस मस्ट होता है कि आपका क्लाइंट के साथ ट्रस्ट हो, एम्पैथी का रिलेशन हो, आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उसकी फीलिंग्स को इन डेप्थ, और कोलैबोरेशन हो कि आप दोनों मिलकर डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपकी इस थेरेपी के क्या गोल्स होंगे। तो इस तरह का थेरेप्यूटिक अलायंस होना चाहिए। देन वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो उनके एक्सपीरियंसेस है, जो उनके इमोशंस हैं, आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ को आप प्रमोट कर रहे हैं, उनकी चेंज को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस का होना मस्ट होता है, क्योंकि ये क्लाइंट चेन को देयर आर चांसेस के वैलिडेशन नहीं मिल रही होती है, तो एटलीस्ट थेरेपिस्ट की तरफ से इन्हें वैलिडेशन मिलना जरूरी होता है। इमोशन डिसरेगुलेशन को टारगेट करते हैं, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको ऐसी स्किल्स के थ्रू उनके साथ वर्क करते हैं कि वो अपने इमोशंस पे वर्क कर सकें, उन्हें समझ सकें उनके इमोशंस, कौन से इमोशंस वो फील कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस है इस चीज़ की, और किस तरह बेहतरीन अंदाज में वो अपने एक्सप्रेशंस को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेस्ट वे में किस तरह से वो कर सकते हैं। देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस की स्किल्स सिखाई जाती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें किस तरह से आपने कोप करना। इसका भी अलग से मॉड्यूल मौजूद है, हम उसको देख लेंगे। देन डीबीटी के फंडामेंटल्स में नेक्स्ट है माइंडफुलनेस को समझना कि प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह रहना है। तो माइंडफुलनेस स्किल्स पर भी एक आगे मॉड्यूल है कि इसके बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। फिर बिल्डिंग इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कि कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रॉमा को एड्रेस किया जाता है इसमें
किसी डिफरेंट थेरेपी और इंटरवेंशन के थ्रू ये भी मस्ट होता है। हमने बात की कि अक्सर ऐसे क्लाइंट्स ने ट्रॉमा फेस किया होता है। देन डीबीटी एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान है। इसमें इंडिविजुअल थेरेपी होती है, एक स्किल्स ट्रेनिंग होती है ग्रुप में, ये भी इसका हिस्सा होती है, और फोन कोचिंग होती है, और कंसल्टेशन, ये थेरेपिस्ट की आपस में कंसल्टेशन होती है कि प्रॉब्लम्स को, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है। कि टफ क्लाइंट्स होते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिवियर हो सकते हैं। तो ये इस तरह से 4 अलग अलग चीजें हैं, और ये कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है डीबीटी का, और इसी वजह से ये कॉस्टली भी होता है। देन एक और चीज की, ये स्टेज वाइज अप्रोच होती है। जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं। कोई जिस तरह से होता है कि बिगिनर्स होते हैं, राइट, तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पर ये वर्क कर रही होती है थेरेपी। वाई सेल्फ हार्म मोर कॉमन इन, ठीक है, आपके क्वेश्चंस लेते हैं, मेरा ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो अब इमोशन रेगुलेशन से पहले 2 वीक्स का माइंडफुलनेस होता है, यानी हम देखते हैं कि 6 मंथ से किस तरह से कवर होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 वीक्स जो है वो माइंडफुलनेस स्किल्स सिखाई जाती हैं। देन इमोशन रेगुलेशन स्किल्स 6 वीक्स के लिए, अगेन 2 वीक्स के लिए माइंडफुलनेस स्किल्स, देन डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स 6 वीक्स के लिए सिखाई जाती हैं। यानी माइंडफुलनेस जो है वो बेस है, इसको हम कहते हैं कोर माइंडफुलनेस, कि हर मॉड्यूल से पहले, हर स्किल सेट से पहले माइंडफुलनेस मस्ट सिखाई जा रही होती है। जैसे कि आप यहाँ ब्लू में देख रहे हैं जो स्पेसेस हैं, यहाँ पे माइंडफुलनेस 2 वीक्स के लिए होती है। तो इस तरह से ये चारों चीजें 6 वीक्स के लिए हो जाती हैं, और ये 6 मंथ का एक साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। फिर इसको जरूरत पड़ने पे एक और दफा भी रिपीट किया जाता है, और इस तरह से ये 1 साल तक ये सेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं। इस तरह से इन स्किल्स पे वर्क किया जा रहा होता है। तो बेसिक्स ऑफ डीबीटी में हमने बात की कि इंडिविजुअल थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी होती है, थेरेपिस्ट की आपस में कंसल्टेशन होती है जहाँ पे वो एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं, और फोन कोचिंग होती है जहाँ पर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, डेली बेसिस पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, तो उनको वो थेरेपिस्ट से डिस्कस कर रहे होते हैं।